गली न्यूज़ के इतिहास में ये पहला पॉडकास्ट होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि हमारा ये नया ऑफिस, नया स्टूडियो बनाया गया है एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ने के लिए। कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा सब में पहला पॉडकास्ट है। बहुत लोगों ने कहा कि स्पेस है। राहुल नार्वेकर जी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि आप पॉडकास्ट चालू कीजिए। तो आज इत्तेफाक से वारिस भाई हमारे ऑफिस पे आए। वारिस पठान जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, तो उन्होंने भी कहा कि पॉडकास्ट चालू होना चाहिए। तो जल्दी में हम लोग ने ये एक सेटअप लगा दिया है और पुश एंड इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इस थोड़ी सी अगर खामी हो जाए तो बैर कर लेना। वेलकम टू गली न्यूज़ फर्स्ट एवर पॉडकास्ट विद सलीम शेख। सबसे पहले तो सलीम भाई आपको आपकी नई ऑफिस की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सेटअप किया है और आपका ये पहला पॉडकास्ट है और मैं चाहूँगा कि मैं बहुत लकी आदमी हूँ कि आप पहला पॉडकास्ट मुझसे आपने शुरू किया और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह ग्रोथ करते रहो जो आप पिछले 10-12 साल में ग्रो हुए और अगर लिप्स बाउंड और हिप्स आप ग्रो करो। ये हमारी आपके लिए दुआ भी है, प्रार्थना है कि आप बहुत आगे बढ़ो सलीम। थैंक यू वेरी मच वारिस भाई, थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन। वारिस भाई, जानना चाहते हैं लोग आपके बारे में कि वारिस पठान कौन है, कहाँ से आया, अचानक आके इतना फेम। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में सवाल आता है। कुछ अपने जो भी अपने चाहने वाले हैं, जो भी आपके फॉलोअर्स, वो जानना चाहते हैं कि वारिस पठान की लाइफ क्या है, कैसे रहा। तो हम शुरू करते हैं कि वारिस पठान के बचपन से, वारिस पठान का बचपन कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा। देखिए सलीम भाई, बचपन का तो ऐसा है, मेरे पिता एक साधारण लॉयर थे मुंबई मसगांव कोर्ट के अंदर। मैं पैदा हुआ मदनपुरे में। तो छोटा सा रूम था जो खोली बोलते अब 10x12 की, वहाँ से पढ़े। बाद में थोड़े वहीं जवान हुए, गलियों में गोटियां खेल के बड़े हुए, पतंगे उड़ाइए। गोटी खेलिए पक्का? बहुत क्या खेलते थे गोटी में? कोयबा भी खेला हूँ, ट्रायंगल भी खेला हूँ, सब खेला हूँ और आज भी आपको गोटी में हरा सकता हूँ। तो अच्छा खेलते थे वहाँ पे। स्कूल में पढ़ने में अच्छा था मैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में पास होता गया। कॉलेज वहाँ से पढ़ा मैं। कॉलेज में फिर पढ़ाई के वक्त ऐसा, आपको तो मालूम है, छोटी खोली होती है, बाजू में रेडियो बजता है, इधर काम होता है, पढ़ नहीं सकते। तो मैं महाराष्ट्र कॉलेज में पढ़ता था। 4 बजे तक वहाँ की लाइब्रेरी खुली होती थी, तो वहाँ पढ़ता था। फिर शाम को मैं स्कूल कहाँ पर हुई? स्कूल मैंने मुंबई मसगांव से किया, डायमंड जुबली हाई स्कूल में किया। अच्छा, आईसीएससी थी, एसएससी थी? एसएससी था उस टाइम। उसके बाद मैं लालास कॉलेज के अंदर मेरा ग्रेजुएशन किया। फिर मैदानों में पढ़ते थे। कैसा था वारिस पठान पढ़ने में, एसएससी में? पढ़ने में मैं गोटी खेलता था, कोयबा खेलता था? मैं गोटी, कोयबा, क्रिकेट, फुटबॉल, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी थे सब खेलता था। नंगे पैर से फुटबॉल खेले, नंगे पैरों से फुटबॉल खेले। जूते वगैरह कुछ खास थे नहीं, मगर ऊपर वाले ने साथ दिया। वहाँ से बड़े, पढ़ाई वहाँ से की, वहाँ से लॉयर बना। आप मेरे पिताजी उस वक्त जज बने थे मुंबई में। अच्छा, कौन से कोर्ट में थे? मदनपुरे में ही था। मेरे 1985 में जब पहला ये कानून आया, एनडीपीएस एक्ट, उस वक्त मेरे पिताजी स्पेशल जज थे नारकोटिक्स के मुंबई में। ये तो लोगों को मालूम नहीं है वारिस भाई। मालूम है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर वहाँ से यूसुफ पठान काफ़ी नामचीन जज थे। फिर मैं पढ़ा वहाँ से, पढ़ लिख के प्रैक्टिस चालू किए मदनपुरे से ही। तो जब जज थे और आप प्रैक्टिस चालू किए, तब का आपका रहने का? जज थे तब मैं पढ़ाई कर रहा था लॉ की। जी, मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा था गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, जीएलसी से किया? जीएलसी से। मैंने भी इत्तेफाक से जीएलसी से किया है। आप तो फिर लॉयर बनना चाहिए था आपको। जी जी। फिर वहाँ से पढ़ाई किए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से। फिर बस पढ़ाई लिखाई करके लॉयर बन गए मदनपुरे में ही, वहीं पर थे। केसेस आए, लॉ किया, तो फिर आगे चलते रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुछ नवाजा तो आगे निकले थोड़ा। फिर मैं वहाँ से तकरीबन 1998 के करीब, 99 में मैं बांद्रा में शिफ्ट हुआ। यहाँ तो घर था छोटा सा अभी भी। फिर वहाँ से बस स्टार्ट किए, प्रैक्टिस चालू की। अल्लाह सुब्हाना तआला ने हाथ थामा और शादी किए यहीं की, मुंबई में ही। अब आप ये नहीं पूछना तो कैसे घर मिले। चेंज हो गया, मतलब घर चेंज हो गया तो घर चेंज किया उसके बाद। क्योंकि अगर जज बनते तो मेरे ख्याल से उनका क्वार्टर्स, गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं। नहीं, हम तो इसी रूम में रहते थे। अच्छा, जज भी वही रूम में, ये जज भी थे, यहीं पर थे। फिर यहीं पर वो रिटायर भी हुए। फिर रिटायरमेंट के बाद में हम लोग बांद्रा में शिफ्ट हो गए। बांद्रा में कहाँ पर? बांद्रा में यही 26 रोड पे जहाँ भी मैं रह रहा हूँ, वहाँ पर शिफ्ट हुए। पहले तो 2 माले की बिल्डिंग थी, फिर रिडेवलपमेंट में गई, टावर बन गया। अब वहीं से फिर सब शुरू, फिर शादी कर लिए। फिर वहाँ पे जाने के बाद खुश हूँ शादी करके। शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से। फिर तो अल्लाह सुब्हाना ने बच्चे दिए, एक बेटा। शादी अरेंज हुई है कि? अरे इतनी फास्ट क्यों भाग रहे हो भाई? अभी तो तुम्हारे कॉलेज की बात चल रही है, शादी की बात बाद में निकालेंगे, बच्चे की तो बाद में निकालें। पहले ये बताइए शादी कैसे हुई? अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? और वो वारिस पठान ऐसे ही नटखट है, बोल बच्चन वाले, कि कुछ चेंजेस आई हुई है, या
उसमें क्या आपका इतिहास है शादी का? शादी ऐसा हुई कि मैं यहीं रहते थे, अग्रीपाड़ा पे घूमना फिरना था, दोस्त बिरादर सब यहीं करते, तो बस यहीं मुलाकात हो गई, कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए एक फ्रेंड से मुलाकात हुई, फिर दोनों फैमिली राज़ी हो गए। भाभी भी कॉलेज में थे वाइफ आपकी? नहीं, वो मेरी कॉलेज में नहीं थी, वो दूसरी कॉलेज में थी। तो आप दूसरी कॉलेज के बाहर खड़े अग्रीपाड़ा रहते में थे? घूमते थे ना अपन, बटाटा नहीं, पूरी तो- खाने तो- जाते थे। नहीं, नहीं, ये पानी पूरी की दुकान है ना, पानी जी, पूरी जी, वाला जी, नायर के, हाँ, वहाँ हाँ। पे मुलाकात होती थी। हाँ। बेबी मैदान के आजू बाजू मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे। हम्म। बस फिर वहाँ से शुरू हुआ, जब तो बाइक थी अपने नहीं पास। तो वही ना, तुम्हारी कॉलेज छोड़ के वहाँ खड़े रहते थे भाभी के लिए? कॉलेज के बाद की बात है, हाँ। मैं लॉयर बन गया। अच्छा, लॉयर बन गए थे। लॉयर बना, उसके बाद में मिले, ये बात हुई, अरे वकील है, और इत्तेफाक से मेरी वाइफ प्रपोजल आपको आया था कि आपने भेजा था? साथ में से मिले थे। बोलो ना यार, बिंदा खोलो ना यार, बिंदा पॉलिटिशियन की सब पोल खोलते हो, क्या तुम्हारी था भी तो कि एक बताओ। जगह पे हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद आया, मैं एक जगह पे हम थे सब दावत में अंदर, तो दावत में ऐसे बात चली, अरे बोले लॉयर है, फिर वो मिले, तो उनका मुझे पता यानी चला पहली कि- मुलाकात वाइफ से हुई थी? पहली मुलाकात, वाइफ नहीं थी तभी मेरी, हाँ, मैं समझ मेरी गया। हाँ, फ्रेंड बनी हुई। फ्रेंड। पता चला उनकी पूरी फैमिली यूएस में है, वो यहाँ उनके एक बहन एक भाई यहाँ पे रहते थे, बाकी सब यूएस में थे। फिर दोनों बड़े, जब तो मोबाइल नहीं था ना, मोबाइल स्टार्ट हुआ बराबर तो नहीं था। नहीं था। आई थिंक 91 92 में मोबाइल आया। नहीं, मोबाइल आया 96 के अंदर। 96 जब आया भी था मोबाइल तो वो 32 रुपये आउट वो गोइंग, अपनी 16 रुपया इनकमिंग। अपन अफोर्ड नहीं कर पाते। नहीं, वो सब गड़बड़ वाला मोबाइल था। इनकमिंग में भी पैसा और आउटगोइंग में भी पैसा। आउटगोइंग में भी पैसा था, हाँ। मिस कॉल में भी पैसा आता था। तो फिर बस पेजर था उस टाइम? नहीं, पेजर था। तो पेजर पे बात होती थी भाभी से? पेजर मेरे पास नहीं था, अच्छा, मैंने ठीक। पेजर यूज़ नहीं किया था। बात होने लगी, शुरुआत, फिर बात हुई तो वालिद साहब मेरे उस टाइम हयात थे, जिंदा थे, सब सेटलमेंट करके बोले चलो फटाफट शादी कर दो। और मैं मिला, उसके 4 महीने में तो शादी हो गई मेरी। अच्छा। शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी रीत से। सब आए थे इस्लाम जिम खाना यहाँ। शादी के बाद अल्लाह ने बच्चों से नवाजा। पहले एक बेटा हुआ मेरा, कितने साल बाद पहला अरबाज हुआ है? अरबाज की है 19 नहीं, मतलब कितने साल बाद शादी की? 1 साल 2 साल? इमीडिएट 4 महीने में तो शादी हो गई। टाइम किधर मिला, पठान साहब हयात थे, बोले फटाफट शादी कर देते बेटा। तो ठीक है डैडी कर देते, शादी करके सेटल हो गया लाइफ। अरबाज पैदा हुआ पहला, अल्हम्दुलिल्लाह माशा अच्छा चला। फिर उसके 4 साल के बाद अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा, आयशा पठान, और बस वहाँ से कारवा चला। लेकिन एक बार प्रैक्टिस में मैं आ गया था, उसके बाद नेवर लुकिंग बैक। पहला प्रैक्टिस? मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी मेरी। किसके अंडर में आपने सीखा है? अब यकीन मानो, जब मेरे वालिद जज थे, मैं पढ़ाई कर रहा था, तब मैं कोर्टों में रोज़ जाके बैठता था। मेरी गवर्नमेंट लॉ खत्म होती थी, उसके बाद मैं कोर्ट में जाता था, और सारे कोर्ट रूम में मैं जाके बैठता था। सही बात। क्योंकि सब मेरे वालिद के Knowledge जानने मिलता है, वाले थे, बराबर। तो मैं नीचे बैठता उनके था। कोर्ट में बैठे थे? नहीं, दूसरी कोर्टों में, तमाम बेल एप्लीकेशन की कोर्टों में, हाई कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, सब जानने पहचानने वाले वकील लोग थे, सबको मिलता था, मैं बैठता था वहाँ पर जाके। और तो मतलब जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया ना सलीम भाई, तो मेरे अंदर से कोर्ट फियर चला गया था। बराबर, मुझे रोज आदत हो गई, सही बात है। कोर्ट फियर नहीं था, तो मैं किसी के अंडर में जूनियर बना ही नहीं। अच्छा। हाँ, सीखता था सबसे। उस टाइम भी लाला साहब थे, पोंडा साहब थे, तो सबके पास में, हाँ सब ये ऐसा है सीखते हो, सब मेरे को अच्छा हेल्प करते। सेम आदत मेरी भी थी वारिस भाई। मैं अपना जो है MPDA कोर्ट है, ये कोर्ट है, वहाँ जाके बैठता था, तो वहाँ से बड़े बड़े सब आते थे, मतलब जो भी आरोपीज रहते थे वो आते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अपने को तो मेरे को मिलता है। सीखा, बहुत फ़ायदा। लेकिन सब ने मुझे हेल्प किया, सब ने सिखाया। सीखता था सबका, बैठ के सुनता था मैं ये वो। फिर ये बॉम्ब ब्लास्ट का कोर्ट आया था आर्थर रोड जेल के अंदर, तो वहाँ भी मैं वकील बन के गया। वहाँ पर मैंने अच्छा, सब में पहला केस आपको कौन सा मिला? सबसे पहला केस तो एक था, सब में पहला केस, क्योंकि उस आदमी की भी दाद देनी पड़ी है जो तुम्हारे पे रिस्क खेला। और यकीन मानो रिस्क अगर खेला तो कामयाबी भी मिली है। हाँ, तो मतलब वही जो ये डेयरिंग। सिंपल केस था, एक का वारंट निकला था, मेरे को याद है, नॉन बेलेबल वारंट था, हम्म। कैंसलेशन करने का। अच्छा NDPS का था, अच्छा, NDPS का नाम नारकोटिक्स का था, नॉन बेलेबल वारंट था। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब के और भी दूसरे भी जज बन गए थे, दूसरे भी कोर्टें थी, तो मैंने वहाँ पर जाके एप्लीकेशन डाला, नॉन बेलेबल वारंट, जज साहब ने उसका कैंसिल किया। सबसे पहला बता रहे वो क्या चार्ज था उससे वारिस पठान का? लीगल फीस जो रफी दिया, बोली ना, देखो दूसरे लॉयर लोग जो तो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, बस चलता था उस वक्त। लेकिन कमाना ज़रूरी था, शादी रिकॉर्ड पे आ वगैरह गए सब, आपके भाई। शादी सब संभालना था, घर। लेकिन यकीन मानो सलीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा काम चल रहा था। सब में बिल पहले application, सब में पहले सब जो आती थी पैसा मेरे आया, पास। उस पैसे का आपने क्या किया? जिंदगी की पहली कमाई बताई।
पहली जो कमाई आई तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सबसे पहले उसमें से मैंने एक 10% अब ये नहीं बोला कच्चे लेने चले गया था, खेल रहे थे हम लोग, नहीं, गोटी खेल रहे थे। जो भी मिला मुझे उसमें से 10% मैंने पहला गरीबों का हक निकाला है, पक्का बोला सदके की यार, नीयत से। सही बोला। मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, झूठ क्यों बोलने का डर, किसके बाप का कोई जेब से ले जाएगा क्या? कोई पहली कमाई का 10% बच्चे लोग इतना समझ में रियल 10% वो दिया। और जाके फिर मेरी मदर थी, हयात थी, वो भी जब भी उस वक्त हयात थी, तो उसके हाथ में क्या मैंने नाम था दिया। उनका? नईमा पठान जी। तो दिया उनको और खुश हो गए बहुत। मेरे वालिद सबसे ज़्यादा खुश हुए। वालिद मेरे सबसे ज़्यादा खुश उस दिन हुए थे जब मैंने सबसे पहले मेरे को सनद मिली और मैं काला कोट पहना और बैंड लगा के जब मैं कोर्ट में गया था, जिस दिन प्रॉपर वकील बन गए, उस दिन मेरे वालिद साहब बहुत खुश हुए थे। ऐसा कभी मौका है कि आप उन्हीं के कोर्ट में गए हो कभी और वो जज बन के नहीं बैठे अपेयर हो? कर सकते वालिद साहब के सामने, हाँ, कैसा ये- अपेयर कर सकते अगेंस्ट द जी प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल तो उनके सामने नहीं अपेयर कर सकता। लेकिन और बहुत सारी कोर्टें थी, मैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाता था, मैं लॉ में डैडी ने कभी हेल्प सेशंस की में। कि ऐसा जाने का थोड़ा अरे ऐसा? बिल्कुल, हेल्प तो उनकी हेल्प के बिना तो कुछ होता नहीं था। मैं पूछता था रात को, डैडी बेल एप्लीकेशन है, तो बताते थे आपके कि भाई बहन के बारे में, मम्मी के बारे में बताया। भाई बहन कितने थे मेरा आपके? एक बड़ी सिस्टर, क्या नाम है? वो वहाँ पे रहते हैं, अभी फिलहाल लंदन में है। मेरा एक भाई है जो फिलहाल वो दुबई के अंदर है। सब अपना सेटल है। मेरा छोटा भाई भी लॉयर बन गया और वो भी, लेकिन इस तरह आया ही नहीं, वो दुबई के अंदर अपना काम काज कर रहा है। सिस्टर एक 3 जन का तो ये सब परिवार। स्टार्ट से ही पहले से ही साथ में थे? मैं जब भी लॉयर बना, मैं बैंड्रा गया तो तभी सब शादी हो चुकी थी, सिस्टर का भी, ब्रदर का भी, तो सब अपने अपने इसमें ठिकाने पे थे। और शादी के बाद भी और जब से लॉ बना, मैंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हाथ थामा, आप जैसे यार दोस्तों ने बहुत दुआएं की, मदद की, और मैं अच्छा प्रैक्टिस चला। जी। मेरी कोई बेल बड़ा केस जो आप application- बॉम्ब ब्लास्ट का केस बोल रहे हो, आप किसकी तरफ से लड़ रहे थे और क्या केस था वो? और आया कैसे जो आपके हुआ पास? ये केस, ये मेरे पास तकरीबन उस वक्त 23 मेरे पास क्लाइंट्स थे। 23 क्लाइंट थे बॉम्ब ब्लास्ट के मेरे पास। सब तो आपके पास थे? तो उसके अंदर 150 के ऊपर, लेकिन 23 क्लाइंट मेरे पास थे जिनका मैं केस लड़ रहा था। हम्म। ट्रायल चल रहा था, तो ट्रायल के अंदर क्या हम लोग सीनियर काउंसिल को अपॉइंट करते थे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, वो सब चला। मेरे पास बेल एप्लीकेशंस बहुत आते थे। मैं खुद ट्रायल वकील नहीं बोल सकते आप। तो बॉम्ब ब्लास्ट केस में बेल एप्लीकेशन तो बहुत मुश्किल होती है। बॉम्ब ब्लास्ट पे तो मैं एडवोकेट था, काउंसिल करते थे, जो कंडक्ट करते थे ज़्यादातर क्रॉस किसको एग्जामिनेशन। लिया आपने? बेस्ट चॉइस क्या थी आपकी काउंसिल? मैंने, आप यकीन बिकॉज मान- उसमें फीस भी देखना पड़ता है। मैं ऐसा लॉयर हूँ जिसने तमाम देश के वरिष्ठ सीनियर काउंसिलों को आर्ग्यू करते हुए उनके बाजू में एज ए असिस्टेंट बैठ के सुना है। आप राम जेठमलानी जी आपको देख लो, बहुत टॉप लॉयर थे बड़े। शांति भूषण जी को देख लो, जो आते थे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने। कपिल सिब्बल साहब उस वक्त आते थे संजय दत्त का केस आर्ग्यू करने के लिए। तभी भी मैं, क्योंकि संजय दत्त के को एक्यूज़ों के लिए मैं था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तो मैं बैठता था। और पोंडा साहब तो आज भी वहाँ आज से भी वो है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आज तो उनका हाथ कोई पकड़ ज़्यादातर नहीं हर्षद सकता। करते हैं क्योंकि हर्षद पोंडा की मैं बात कर रहा हूँ। उनके बच्चे बेटे भी आबाद पोंडा, आबाद पोंडा। वो हमारा अच्छे उनसे ताल्लुकात है। फिर सिब्बल साहब हो गए, शांति भूषण साहब हो गए, पोंडा साहब, मतलब आप टॉप काउंसिलों के बाजू में मैंने बैठ के केसेस को देखा है। मैंने उनके आर्ग्यूमेंट किस तरह करना, कौन सा पॉइंट लेना, किस पॉइंट को हाईलाइट करना। तो लॉ इज लेट डाउन, इट इज़ ओनली हाउ यू इंटरप्रेट इट बिफोर द कोर्ट। एग्जैक्टली। पूरे जजमेंट का किस और तरह से वो पॉइंट लिखना, सब इतने सीखता। सारे पेपर का 5 मिनट में जज को बताना पड़ता है, यानी इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क क्रक्स ऑफ एज एन द एडवोकेट। इशू। और एज एन एडवोकेट आपको बताना है कि इस आदमी को बेल मिले तो क्यों, क्यों? ये बाहर आएगा तो कर सकता है क्या, दूसरा है नहीं, राइट्स क्या है? उसके साथ बाद में तुम्हारे को स्टडी करना पड़ता है, सब निकालना पड़ता है, जजमेंट्स। अब मेरा बेटा भी लॉयर बन गया है, माशाल्लाह। आते हैं अरबाज पे, आएंगे अभी आएंगे। हाई कोर्ट में बहुत अच्छा प्रैक्टिस पता है उसका मुझे। भी है। तो मैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर देश की काफ़ी विभिन्न कोर्टों में मैं गया हूँ हाई कोर्ट में आर्ग्यू करने किया। अगर इन सबको जज, आपने जितने भी सीनियर काउंसिल की बात की, सब में आपको मतलब नॉलेजेबल किससे ज़्यादा आपको हासिल किया? मैं आपको दुविधा में नहीं डालना चाहता, इसे थोड़ा सा ऐसी सवाल को ट्विस्ट करता हूँ। सब में ज़्यादा से आपको किससे फ़ायदा हुआ, मतलब आपके प्रैक्टिस? मैं हमेशा जब देखता था ना राम जेठमलानी साहब को आर्ग्यू करते हुए, तो मैं हमेशा सोचता था मेरे को ज़िंदगी में एक बार राम जेठमलानी आपके जैसा आइडियल बन बनना गए। है। लेकिन किस्मत ने घुमाया, पॉलिटिक्स में पहुंचाया, ऐसा हो गया वहाँ तक मैं। लेकिन आई उसको क्यों आपने एडमायर। सोचा कि पॉलिटिक्स में शुरू करूं? देखिए साहब, पॉलिटिक्स कब हुआ ऐसा, क्या इत्तेफाक हुआ? एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ मैं, आप बोलेंगे तो चलेगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड था ही नहीं। हाँ, मैंने काफ़ी पॉलिटिशियंस के केस हैंडल किए, मैंने काफ़ी पॉलिटिशियंस के लिए एक आध बता आर्ग्यू सकते हो? किया है। पॉडकास्ट में सब बताते हैं, एक आध बताइए कौन कौन है किसी पब्लिक का नाम लेना अच्छी बात नहीं है, बोलेगा मैं एक्यूज, मेरे को बता दिया तूने मेरा नाम। अभी तो सब ओपन है, लाइन पे बोल सकते। बहुत से लोगों के आर्ग्यू किया है।
अब अपने यहाँ तो आपको पता है इलेक्शन होता था तो कितनी मरतबा आदमी हॉलीडे पे चले जाते हैं, लेकिन मैं हम लोग वोट डाल के जाते थे। पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ सलीम, मैं प्रैक्टिस अच्छा चल रहा था, सब कुछ था। अब एक दिन इत्तेफाक से मैं फैमिली के साथ, मैं तो फ्रेंड्स फैमिलीज हम लोग बाहर थे, यहाँ थे भी नहीं इंडिया में, मुझे दोस्तों के फ़ोन आए बॉम्बे से, अरे वारिस भाई इलेक्शन लड़ना है क्या? अरे बोला क्या हो गया? अरे बोले कभी की बात है ये, मेरे ख्याल से 2011 2014 नहीं 2014, हाँ बराबर, मैं 2014 जब की एमआईएम बॉम्बे में आई थी। मैं आपको बात बता रहा हूँ, कम सितंबर 1 या 2 सितंबर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अरे वारिस भाई इलेक्शन है, लड़ने का क्या? बोला नहीं, मेरे को काय को अचानक तुमको याद आ रहा है? बोला नहीं, एक ऐसा एक पार्टी आई है AIMIM। बोला MIM, बोला मैं रियल में बताऊँ, मुझे इतना कुछ वो नहीं था। तो बोले वो अकबर ओवैसी साहब जो ओवैसी 15 मिनट वाली जो, हाँ हाँ, अरे मैं बोला उस टाइम 15 मिनट का हो हो गया चुका था, था, उसके बाद था। 2012 की स्पीच है वो, अच्छा, निर्मल में जब उन्होंने बोला हाँ सुना हूँ मैं। तो बोले और असद ओवैसी साहब का, तो बोला असद ओवैसी साहब कौन? बोले एक बार मैंने पार्लियामेंट में उनको सुना था, इंग्लिश के अंदर बोल रहे थे किसी बिल के ऊपर। तो मैं बोला अच्छा बैरिस्टर है तो वो तो पढ़े लिखे तो मैंने देखा अरे वो, हाँ बोले उनकी पार्टी है। बोला यार पार्टी तो अभी, बोले फर्स्ट टाइम लोग इलेक्शन लड़ रहे बॉम्बे में भाई, और क्या सब तरफ उनके कैंडिडेट हो गए वारिस भाई। बाईकल्ला से अपने को है ना, तुम्हारे को लड़ेंगे क्या? क्योंकि बाईकल्ला में काफ़ी लोग थे, सब आगे पीछे हो रहे थे। बोला बाईकल्ला छोड़ने को मेरे को 8 साल हो गया, मैं तो बैंड्रा में रह रहा हूँ, अभी क्या करेंगे? आया बॉम्बे, फिर मैं मिले सबसे, बात किया वापस। अरे बोले क्या है वारिस भाई, एक्सपीरियंस हो जाएगा। वाइफ को बोला, भाई बोले क्या एक्सपीरियंस है तुमको इलेक्शन का, क्या मालूम है कैसा? बोला चल बिस्मिल्लाह करते, एक हर चीज़ ट्राई करने का शौक़ था, रिस्क उठाने का शौक़ था। बोला चलो बिस्मिल्लाह करके। अब यकीन मानो 21 सितंबर 2014, डेट के साथ बोल रहा हूँ, 21 सितंबर 2014 के दिन पहली बार मैं बलवास होटल में, बलाला साहब बैठे हुए थे और ऊपर ले गए मेरे को अकबर भाई से मुलाकात। अकबर ओवैसी आए। फर्स्ट टाइम मैं अकबर भाई को मिला, बात की। अकबर बोला अरे यस एडवोकेट है, बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग ने बताया वारिस भाई यहाँ पे अच्छा है, उनका नाम है, आज़ाद मैदान केस में भी आपने काफ़ी काम किया था, आप लड़िए, देखिए इलेक्शन है, हार जीत अल्लाह के हाथ में, लेकिन एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा और हो सकता है आप जीत भी जाओ, नहीं भी जीते तो एक अच्छा ये आएगा आपको एक्सपीरियंस, नाम हो जाएगा। मैं चलो बिस्मिल्लाह बोला। 21 सितंबर को मैं मिला और 19 अक्टूबर के दिन मैं MLA था बाईकल्ला मुंबई का। इस दौरान की बात बताइए। इस दौरान में अभी आ गया, फॉर्म भरने का टाइम आया, 4-5 दिन बाद बोले फॉर्म भरना है, चलो रेडी किया। हैदराबाद से वकील आए थे कलीमुल्ला साहब, फॉर्म भरे, उनके साथ बैठ के बोला यार तो बहुत सारे मगजमारी है, ये लिखना वो लिखना, पूरी फैमिली की डिटेल डालना है। फॉर्म भरे, फॉर्म डाले, कुछ उसमें ये था। फिर फॉर्म पास हुआ, उसके नेक्स्ट डे बोले कैंपेनिंग शुरू करेंगे। तो पता चला कि जो हमारे मदनपुरे लोग भाई है वो तो सब देवनार में चले गए, बोले बकरी ईद का टाइम है तो 2-3 दिन तो सब देवनार में बिजी रहेंगे, ऑफिस नहीं, इलेक्शन के लिए ऑफिस। तो फिर हमारे एक दोस्त थे, उनका यहाँ पे गोडाउन था क्लियर रोड पे मैंने गोडाउन लिया उनका, ओपन, जो भी आ सकता। वो तो इलेक्शन जीतने के बाद लिया? नहीं पहले वहाँ बैठता था। हाँ। उसने बोला ठीक है यहाँ से शुरू करो, वहाँ बैठे, बस यही ग्रुप चलता रहा। अकबर भाई ने, अब मेरे को बोला सर मैं कोर्ट में आर्ग्यू करता हूँ, लेकिन ये पॉलिटिकल स्पीच जो है कैसा देंगे, थोड़ा ये लग रहा था। अकबर भाई बोले मेरी स्पीच आप सुनिए, फॉलो करिए, आप अपने हिसाब से फिर बोलिए। तो कितनी मरतबा मैं अकबर भाई के बाद में बोलता था। फिर अकबर भाई ने स्पीच दिया, कैंपेनिंग किए, बिल्डिंग डोर टू डोर है। बोला ये क्या होगा, पुराने पूरे मेरे, एक इससे फ़ायदा है कि जितने मेरे पुराने मदनपुरा बाईकल्ला के लोग थे, मेरे स्कूल के भी जो लोग थे मसगांव वगैरह में, सबसे मैं टच में आ गया। सब अरे वारिस तू लट रहा, चलो अच्छा किया, आ जा। और पोलिंग हुआ। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था लोग बोल रहे चलेगा, 2nd-3rd पोजीशन हो जाएगा, कोई बोला 3rd पोजीशन पे आ जाएगा। बोला 3rd पोजीशन की, अपन तो मेहनत किए, कोशिश की, पब्लिकों ने वोट भी डाला, ऐसा लग रहा है रुझानों से। कैलकुलेशन, काउंटिंग का डे आ गया। काउंटिंग के डे सलीम हम लोग सब बैठे हुए थे, टीवी चालू था सामने, कुछ लोग मेरे अंदर भी, बूथ एजेंट्स, पुलिंग सब था। अरे बता रहे 11 राउंड हो गए, वारिस पठान 5वें नंबर पे 5.5 एमआईएम का जोर बहुत था भाई, 11 राउंड हो गए। 2014 में ये पीछे हो। अब 12, 13, 14 राउंड आया। मेरे को लगा यार थोड़ा ऊपर आ रहे,
तो मुझे एक दो दिन के फ़ोन आया, अरे बोले वारिस तू जीत जाएगा ना, कैसा अभी तो राउंड बाकी है। अरे बोले मदनपुरे का डब्बा खुलना बाकी है, यहाँ तक तू इधर आया है तो लगता है अगर मदनपुरे का डब्बा खुलेगा तो इंशाल्लाह निकल जाएगा। तो बोला चलो जाते हैं अपन। तो जब भी YMCA स्विमिंग पूल है ना जो, उसके सामने था सेंटर। रिचर्डसन अभी आया 19 में, 14 में सेंटर वहाँ पे था, स्कूल मराठी स्कूल में था। हम लोग सब वहाँ चले गए। अब यकीन मानो लास्ट के 2 राउंड बाकी थे, लास्ट के 2 राउंड बाकी। बीजेपी के भी जो MLA थे मधु चौहान साहब, वो भी वहाँ बैठे हुए थे, मैं था, कांग्रेस के मधुकर चौहान साहब, सब मतलब वहाँ थे, गीता मैडम थी, सब बैठे। उस टाइम 2 मधु चौहान खड़े हुए थे, कंफ्यूजन बहुत हो गया हाँ, था। मधु चौहान कांग्रेस वाले थे, मधुकर चौहान बीजेपी वाले थे। इनको मधु अन्ना बोलते थे, कांग्रेस वाले सिटिंग MLA थे। मेरे से उन लोग सब अपना अपना सब चालू था, काउंटिंग ये वो। 2 राउंड बाकी था। मैं कितना पीछे थे सेकंड लास्ट राउंड में मैं 1800 वोट आगे आ गया। अरे 1800 वोट आगे आ गया सेकंड लास्ट राउंड। लेकिन बोले लास्ट राउंड खुलना बाकी है, कार चालू है कैलकुलेशन ये वो ऐसा। लेकिन जो बीजेपी के मधुकर चौहान थे वो मेरे को आए, मिले, बोले वारिस भाई आप जीत गए। उन्होंने मेरे को आके कांग्रेस 2 राउंड पहले ही बोल दिए? 1 राउंड पहले अच्छा, बोल दिया। वो चले गए। अपना मधु चौहान जो थे कांग्रेस वाले, वो भी हाथ मिलाए, बोले मैं भी जा रहा हूँ। लास्ट राउंड खुला, मैं 1440 वोट से जीत गए। कितने वोटों से जीत? आप सुनो, जीत गए। अपन आया जीत गए। अपनी पब्लिक पूरी नीचे है, वो और नीचे उतर गए सब, धमाल धुबुल नीचे, बैंड बाजा ये वो सब कंधे पे उठा के घूम रहे। अब इतने मेरे को कोई बोला, अरे वारिस भाई वो फ़ोन आ रहा है पार्टी का, बोले तुम सर्टिफिकेट लिए क्या? हाँ, वापस भागना पड़ा। मैं बोला कौन सा सर्टिफिकेट? अरे बोले वो RO के पास सर्टिफिकेट लेने का है। अरे बोला उतारो कंधे से। आधे रास्ते पे थे हम लोग, झंडे वंडे घुमा रहे थे, आधे रास्ते से वापस गए सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ये आलम था। और सर्टिफिकेट लिए, उसके बाद शपथ लिए, और शपथ लेने के बाद से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो सफ़र शुरू हुआ तमाम पब्लिक ने देखा। नेवर लुकिंग में बहुत मेहनत किया, काम किया, पार्टी ने बहुत सपोर्ट किया। और फिर TV स्टार्ट हुआ हमारा। TV तो पहले भी मैं करता था कभी कभी किसी केस के सिलसिले में, लेकिन फिर से डिबेट्स वगैरह में आते हैं उस पे आते हैं। इलेक्शन के टाइम पे आपके जब थे तो लोगों ने बहुत आपको मदद की, बहुत लोगों ने आपको मदद की। किस किस्म की? फाइनेंशियली और वो सब चीज़ें। और मैं आपको यकीन एक बीच में मानो, बात आई थी कि कुछ डोनेशंस भी जमा किया गया, कहीं मीटिंग हुई, वहाँ एक ऐसी बात आई थी कि वारिस पठान जो है वो उन्होंने कह दिया कि मेरे पास लड़ने के लिए पैसे नहीं है। कभी भी किसी ने पैसे का ना डिमांड किया मेरे पास से, ना मैंने किसी को नहीं, पैसा कलेक्शन करा उन्होंने। नहीं, 1 रुपया नहीं। जो बोले मैं पूरी कसम पब्लिक खा ने के बोल कमीशन सकता करे हूँ, आपको पैसे कम किसी ने करके। नहीं। जो समझो आज एक मीटिंग हो रही है अगरीपाड़ा में, तो किसी दोस्त ने रख मैं दिया बात कर रहा खाना। हूँ मीटिंग की, वो शायद नागपाड़ा जंक्शन पे वहाँ पर कहीं पे हुई थी मीटिंग। सब लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ये थे। और उस मीटिंग में शायद मैं भी था, मेरे को याद नहीं आ रहा बराबर। अरे वो तो इलेक्शन के पहले, हाँ, वो इलेक्शन पहले की वो बात तो कर रहा हूँ। इलेक्शन के पहले वही ये बता मीटिंग रहा किया हूँ कि ना। लड़ना चाहिए कि नहीं। लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, मेरे पास इफरात नहीं है, आपने कहा था। मैं था उधर, वही सब बात हो रही थी। मैं वहाँ पर कोई बोला मौजूद अरे था। इलेक्शन लड़ने और के गली लिए न्यूज़ का उस टाइम में ना स्टार्टिंग था, तो मैं उस मीटिंग में था। वो डोनेशन वोनेशन के नहीं थी। वो मीटिंग में ऐसा था कि अपने जो दोस्त लोग थे सब बैठे थे वहाँ पर, बात किए हम लोग, लड़ना चाहिए कि नहीं। मतलब बताओ, तुम लोग इलेक्शन हिस्सा लेते हो हमेशा, तुम लोग पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हो, तो बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। तो वो लोग बोले भाई इतना पैसा भी खर्चा होता है वारिस, और नया पार्टी है, कांग्रेस है एक तरफ बीजेपी है, उधर गवली है, MNS पारी था, बराबर है। MNS सेकंड पोजीशन पे था, बोले 2009 में, वो भारी चल रहा है। तो क्या कर, तुम लोग डिसाइड करो, तुम लोग ही बोल रहे हो लड़ो, तुम लोग ही ये बोल रहे हो। तो लोग बोले चलो बिस्मिल्लाह करके लड़, क्योंकि अभी दिन कितने हैं, 16 दिन बचे। 16 दिन में क्या खर्चा होने वाला। कोई ऐसा वक्त आया था जब आपने बोला कि नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है लड़ने के लिए? नहीं, ऐसा झूठ क्यों बोलेगा, उनको मालूम है अल्लाह का दिया हुआ है, 2 टाइम खाना खाते अच्छा। बोलने का सवाल ही नहीं आता, तो किसको बोलेंगे, दोस्त लोग थे सब। तो किसी ने भी आपको कोई पैसे जमा नहीं, ना किसी ने मेरे से 1 रुपया लिया, ना मैं किसी को रुपया। इलेक्शन से पहले की बात है। इलेक्शन से पहले कोई ने ना दिया ना लिया। अब इलेक्शन के जो पीरियड में जो खर्चा होता है, वो तो खर्चा करना पड़ता है, इलेक्शन को दिखाना पड़ता है ना। वो तो इलेक्शन को दिखा, फ्लैग है, बैनर है, ये है, सभा की है, हमने गाड़ी लाए, टैक्सी लाए, जो भी लाए, उसका आपको हर डे का हिसाब जमा करके इलेक्शन जमा करना पड़ता है। बाकी जितने भी लोग थे, पूरा एरिया, शायद अगर इसने मेरे को वोट नहीं भी दिया होगा, वो भी चाहता मुझे बहुत है। बोला वारिस भाई चलो कुछ मजबूरी के कारण दूसरी पार्टी को दिया, कांग्रेस ही थे पुराने, लेकिन उन लोग ने भी कहा कि वारिस भाई अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे साथ हम। ये वजह थी कि 2014 में मुझे 25,000 के करीब वोट मिले, बराबर, और 2019 में मुझे उससे 9,000 वोट ज़्यादा मिले।
अगर मैं काम नहीं आते हैं ना, करता उस पे आते हैं ना अभी उस पे आते हैं, वोट ज्यादा मिले, आते हैं उस पे। क्यों देगा वो? 2014 में मेरे ख्याल से ईवीएम मशीन नहीं थी, काउंटिंग ऐसी हो रही थी, वर्बली होती थी। हाँ, वो मशीन शायद नहीं थी, आई थिंक मेरे ख्याल से नॉर्मल नहीं नहीं, इस पे तो बैलेट पे तो था ही नहीं, बैलेट पे था, मशीन ही थी, नहीं थी। मशीन था अच्छा मशीन। ठीक है। 2000 जब आप एमएलए बने, आप पाइकल्ला में आए, लोग खुशी थे, एमआईएम पार्टी का बहुत जोर था, इतना जोर था कि मुंबा देवी से अमीन पटेल से 7,500 वोट से जीते, जो अच्छी मार्जिन से था। शाहिद रफी खड़े थे जी जी मुंबा जी, देवी जी। से, रफी साहब के साहबजादे अकबर भाई आए थे, मतलब एक बार, एक अकबर और साहब एक आए थे। इंसिडेंट है कि उनकी स्पीच में एक बार डोंगरी पे खड़े होकर अकबर भाई ने कहा कि आपके नाम से कहा था कि अगर काम नहीं होगा तो मैं मेरे कैंडिडेट का कॉलर पकड़ के बात करूंगा। मेरे को याद नहीं, वो स्पीच तो वो आ रहे थे जब भी, तो मैं तो कैंडिडेट था खाली, तब तक तो मेरा कुछ था ही नहीं, और मैं तो अकबर भाई को ही जानता था, अकबर भाई बलाला नहीं, अकबर भाई ने बोले थे कि भाई हमारे जो कैंडिडेट अगर जो काम भी नहीं उम्मीदवार करेंगे, होंगे पूरे, जो भी कैंडिडेट नहीं काम किए तो हम उनको पकड़ेंगे। और वारिस पठान सुन लो ऐसा नाम लिए थे, और हमने कवर किया था, वो हम गवाह है उसके। तो मैं तो बाइकल्ला में था, मैं मुंबा देवी में कहा था तो वो ओरल बताते हैं ना वो। अच्छा, वहाँ डोंगरी में क्या हो। जी, कैसा रिलेशन रहा अकबर भाई का और आपका, अकबर ओवैसी का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आपको बता रहा बहुत हूँ, aggressive है। अकबर भाई एक वाहिद एक ऐसा आदमी है मुझे लगता है जो रियल में, जिसको ना ग्लैमर की फिक्र है ना नेम का फिक्र है, वो सिर्फ काम में मानता हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी पार्टी का लीडर है आज इतने टर्म का एमएलए, और आप काम देखो मैं अकबर भाई की हमेशा से ना बहुत इज्जत करता हूँ। वजह क्या है, उनका जो काम मैं देखा हूँ ना, हॉस्पिटल्स देख के आओ, स्कूल्स भी अच्छे हैं। स्कूल्स देख के आओ, मैं देखा हूँ। ओवेसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस, और इतना काम में वो आदमी ये रहता है कि जिसके आप सोच नहीं सकते, दिल से पूरा। जबकि तबीयत खराब हो उनकी, उनको अंदर से पूरा पता है, अटैक हुआ था उनके ऊपर, तो तबीयत उनकी डाउन रहती है, लेकिन फिर भी वो आदमी दिल से काम करता है, और इतना अच्छा काम कर रहा है जिसकी मैं, अगर मैं दूसरी पार्टी में भी होता पहले भी, अगर मुझे पता चलता है कि अकबर ओवैसी ने इतना काम किया, तो मैं वाकई में उसकी सराहना करता। वैसा कोई काम नहीं करता। असद साहब से पहली बार आप जीतने के बाद मिले या पहले मिले? मैं जीतने के शपथ ले लिए, हाँ, शपथ लेने के बाद हमको औरंगाबाद बुलाया गया, वहाँ हैदराबाद बुलाया गया मुझे और इम्तियाज़ जलील को। तो मैं फर्स्ट टाइम, समझो जीतने के 26 दिन हुआ होगा, 25-26 दिन हुआ होगा, फर्स्ट टाइम मैं हैदराबाद गया, दारुस्सलाम में। साथ में गए दोनों? हम लोग, मैं और इम्तियाज़ भाई, यहाँ से एयरपोर्ट था ना भाई, यहाँ से ही जाएंगे फ्लाइट में साथ में, तो मैं इम्तियाज़ भाई दोनों साथ में गए। असद भाई को फर्स्ट टाइम मैं देखा, माशाल्लाह हाइट वाइट ये वो, बहुत बहुत अच्छी रिसेवा मिले असद भाई, बात की है। और उसके बाद से असद भाई मुझे बोले आप टीवी पे बोलिए, अच्छा है, लेकिन ये इस तरह बोलना, अपनी पार्टी का लाइन ये ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, क्योंकि लॉयर का जो वो है उसका आप इस्तेमाल करिए इसमें। वो कैसा लगा आपको पहली बार? वो अच्छा लगा सर, वेरी नाइस पर्सन, क्योंकि मैं उनको तो कभी फर्स्ट मिला ही नहीं था। तो डर था ना, नेशनल लीडर है, मिलने जा रहा हूँ। बोला, और फिर असद भाई ने मुझे, आप मेरे को एक बात बताइए, कोई भी पार्टी का प्रेसिडेंट ऐसा होगा जो अपने पार्टी के एक प्रवक्ता को फ़ोन करके बोलेगा ये लिखिए, कागज़ कलम उठाए और ये पॉइंट लिखिए? वो मुझे पॉइंट लिखवाते थे, ये बोलो वारिस, ये बोलो वारिस, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलता था वो। अब एंकर्स को भी मत पता चल गया, नेशनल एंकर्स को भी मालूम था, वो लोग बोलते थे ओपन टीवी के ऊपर, आज असद साहब ने आपको क्या पॉइंट दिए, असद साहब ने आपको क्या लिखाया, मैं बोला आज ये लिखा है, और मैं बोलता था जुबान अपनी। अब बहुत हेल्प किया, और असद साहब की तो इज़्ज़त आपको पता है, देश के वज़ीर आज़म से ज़्यादा इज़्ज़त अगर किसी नेता की है, मैं देख रहा हूँ तो असद ओवैसी साहब की इज़्ज़त है, बहुत माशाल्लाह, बहुत इज़्ज़त से नवाजा उनको। तो मुझे एक फ़ख्र होता है, गर्व होता है कि आज मैं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ कि जो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही है। देखो पार्टी ग्रो होएगी तो हम सब ग्रो होंगे, सब ग्रो होएगी, सब पार्टी से लगे हुए, पार्टी ग्रो हम सब ग्रो होंगे। तो हम चाहते हैं हमारी पार्टी ग्रो, पूरे हिंदुस्तान में हमारा भी ग्रोथ होगा, और होगी पार्टी, हो रही है। कभी ऐसा कोई मौका है जैसे साहब ने आपको डांटा हो? है ना, जिससे मोहब्बत है उसी से तो होगा ना। कैसा, कब? नहीं मतलब डांटा, मतलब असद साहब का गुस्से से पता चलता है ना, अरे यार ये क्यों बोला, अरे यार ऐसा नहीं करना था, अरे ऐसा क्यों, थोड़ा सा ऐसा बोलना था, लेकिन फिर 5 दिन बाद क्या है पठान क्या हो रहा है। तो मैं असद भाई का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एक्चुअली। सब समझोगा अलग बैठे हैं तो बात अलग है, बातचीत मस्ती मजाक, बाकी बहुत पॉपुलैरिटी आपकी ज़बान की वजह से आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिलने लगी। ये अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने 10 साल के अंदर ऐसा इज़्ज़त से नवाजा जो बहुत कम लोगों को मिलती है। इसका मैं लोगों का भी जो प्यार दिया लोगों ने मुझसे, बहुत प्यार दिया। यानी आज भी आप तो देख रहे हो कहीं भी जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक प्यार से मिलती है। और ये तो टीवी और अपने बोला भी है ना, असेंबली में भी चुप नहीं बैठते थे, बहुत सारे किस्से ऐसे आए जब बोले सस्पेंड कर दी,
मैं पहला वाहिद एमएलए हूँ जिसको स्लोगन ईयरिंग के ऊपर सस्पेंड किया है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। पहली शपथ आपने असेंबली में ली थी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। घबराहट कुछ ऐसा है? हाँ, अरे घबराहट फर्स्ट, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस आप सुनेंगे तो हंसेंगे। अभी ऐसा था, पूरा असेंबली, मैं और इम्तियाज़ भाई दोनों हाँ, साथ में ही गए। फर्स्ट डे हम लोग साथ में शेरवानी वोरवानी मार के अपन भी गए। अब हम लोग को क्या है, हम लोग गए दरवाज़ा खोले, हम लोग दोनों अंदर घुस के बैठ गए, कोई भी कुर्सी पे? नहीं जाके बैठ गए, टेबल दिख रहा था। अरे यहाँ से चिल्लाए ये अमीन भाई वगैरह, तो अरे वो बीजेपी का इधर आओ तुम लोग का इधर है। क्या बोले? अरे वो बीजेपी का पूरा खेमा है। अच्छा अच्छा, यानी पहले से आपने एडमिशन ले लिया? अरे हम लोग वहाँ जाके पीछे, हम लोगों का दरवाजा खोले, अंदर जाके बैठ गए। तो अरे बोला इधर आओ। फिर हम लोग उठ के वहाँ से गए, फिर वो बताया कि भाई तुम लोग 2 जन का है ना, इधर अलॉटमेंट है, यहाँ बैठो। वो नहीं पता, फर्स्ट टाइमर थे दोनों, कोई सिखाने वाला भी नहीं था। वो जाके बैठ गए, फिर वो कार्ड बना, फिर एक बार बैठ गए तो, और फिर जुबान तो अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बोला दोनों ने, इम्तियाज़ भाई भी मेरे। फिर 4.5 साल बाद इम्तियाज़ भाई MP बन गए, तो फिर 2 सेशन में अकेला गया हो। जब आप असेंबली में थे 2014 से 2019 के बीच में, तो मुस्लिम नेता के आप तो जरा एकदम अपोजिट टीम थी आपकी, कि जितने मुस्लिम नेताओं का इमाम से खतरा हो गया था। ये तो फैक्ट बात है कि यार ये पार्टी आ जाएगी तो आएगा। तो असेंबली में आपको हेल्प मिला किसी पार्टी से? एज अ मुस्लिम, एज अ पार्टी नहीं? मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, शायद मुस्लिम MLA क्यों, नॉन मुस्लिम MLA की भी आप बात करिए, सबकी बात करिए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस मेरा हो सकता है, पार्टी की आइडियोलॉजी इनकी अलग हो सकती है, मेरी पार्टी की लाइन अलग हो सकती है, मेरी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन पर्सनल एनिमिटी किसी से नहीं है। पर्सनल एनिमिटी आज भी आप देखते हो, कई शादी के अंदर मैं चले गया, फिर चाहे शिवसेना का MLA आए या बीजेपी का MLA आए या कांग्रेस का MLA आए, मिलते वैसे ही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी भी अगर कहीं जाते तो शादी में किसी अपोजिशन को मिलते, तो ये दुश्मनी नहीं है। और डेमोक्रेसी के अंदर, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अग्री टू डिसएग्री होना भी चाहिए। तभी तुम्हारी बात को कोई सपोर्ट करता था, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैंने भी देखा है, पॉलिटिक्स देखा है, मैंने भी सुना है, हम आप लोग को ऑब्जर्व करते रहते हैं, आप लोग आपके अपोजिशन वाले को हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कौन क्या रहा है। बहुत राइवलरी बहुत थी। देखिए, भारत माता की जय का टाइम जब मेरे को सस्पेंड किया ना सलीम भाई, तब काफ़ी अपने जो मुस्लिम MLA थे, इन्होंने भी मेरे को बोला, भले अंदर नहीं बोला लेकिन बाहर बोला, नहीं तेरे साथ गलत, ऐसा सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। मगर बाद में तो वैल्यू तो अंदर बोलने की है ना, बाहर बोलने की क्या है? सबको अपनी अपनी पार्टियां संभालना है ना, सबको अपने अपने बॉसेस है, उनके भी लोग हैं। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एनिमिटी अपनी किसी से नहीं, अपनी सबसे दोस्ती नहीं, किसी से बैर, प्यार से चलता हूँ, प्यार से सबके साथ रहता हूँ। कोई आड़ा फटता है तो उसको, तू तेरे रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते। 2014 में जब MLA बने आप, उसके बाद क्या आपने बाइकल्ला के लिए काम किया है? लिस्ट है, वो भेज देगा। आप बताइए 2-4। लिस्ट है। देखो, बाइकल्ला का सबसे बड़ा इशू क्या था आपको पता है? गटर नाले ये सब तो हर एरिया में कॉरपोरेटर्स का काम होता है, सब करना, हम भी उसके अंदर। झज्जर इमारतें, डायलेपिडेटेड बिल्डिंग्स का बाइकल्ला के अंदर वो सबसे बड़ा इशू था, वो था। मेरा सबसे पहला फंड मैंने कहाँ लगाया आपको मालूम? फर्स्ट फंड जो पास होता है MLA का, मैंने नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में लगाया। नारियलवाड़ी कब्रिस्तान के अंदर आज भी देखो सब लगे हुए अपने बोर्ड वगैरह, वजू खाने पे हो या आगे रास्ते पे हो, लाइटिंग हो। वहाँ की झज्जर इमारतों के लिए फंड कम देते थे लोग, क्योंकि हम तो सत्ता में नहीं थे ना, हम तो अपोजिशन में थे। बहुत कम फंड मिलता है। कितना मिलता है कि MLA को 1 साल का फंड? तुम्हारे ऊपर है कितना तुम बिल्डिंग का है दिखाओ। नहीं, हर बिल्डिंग वाले को ना, डिपेंड्स होता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग फंड होता है। फिर उसमें बस्तियों के लिए फंड मिलता है, तो वो सारे जो फंड आते हैं वो तो रिकॉर्ड रहता है। तो मैक्सिमम मैंने असेंबली की स्पीचेस भी आप देखोगे तो हर स्पीच में हमने हिस्सा लिया, हर जगह जुबान खोली, हर जगह बात की, बाइकल्ला के लिए बात की, माइनॉरिटीज़ के इशुओं के लिए बात की, दलित भाइयों के लिए बात की। जहाँ जहाँ जो इशू हुए उसको बखूबी से ईमानदारी के साथ असेंबली में उठाया, और लोगों ने सराहा भी, क्योंकि सब ओपन है, सबके सामने वीडियोज़ है। और वही नहीं, हर फोरम पे, हर शोबे में उठाई है सबके लिए आवाज़। फिर चाहे स्पीच हम स्टेज से बोलते हैं, वहाँ टीवी के माध्यम से, टीवी में बोलता था अल्हम्दुलिल्लाह, 5 दिन में तकरीबन 3 दिन बोलते तो आप बहुत अच्छा। नेशनल टीवी पे बैठ के अपनी बात रखते थे माइनॉरिटीज़ के लिए। बीजेपी की बी टीम का लेबल कब लगा? कि अभी क्या हो गया, जैसे 2014 में ऐसा रिजल्ट आया ना, 2 जीत गए महाराष्ट्र में, वारिस पठान, इम्तियाज जलील औरंगाबाद से, यहाँ पे लोगों ने शुरू कर दिया भोंपू बजाना, यही सेक्युलर पार्टी बी टीम में, इनके खड़े होने से यहाँ हरे, इनके खड़े होने से वहाँ हरे। यार देखो, संविधान ने जितना अधिकार कांग्रेस को इलेक्शन लड़ना दिया है, समाजवादी को दिया है,
मायावती की पार्टी को दिया उतना ही अधिकार एमआईएम को भी है। हमको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, और चुनाव लड़ना चाहिए, डेमोक्रेसी मजबूत होती है। हम लड़ते हैं चुनाव, तो हम लड़ते हैं बी टीम में, सी टीम में, डी टीम में। अब मैं खड़ा हुआ 2019 में, मेरे वोट कम हुए, मैं वोट पहले से ज़्यादा लिया। मेरी हार की वजह तो मैं बोल सकता हूँ कांग्रेस था, कांग्रेस वाला नहीं खड़ा होता तो मैं जीत जाता। 2019 में आते हैं वारिस पठान जी को टिकट लेना बहुत मुश्किल था, लोग आपके खिलाफ हो गए थे। सब कहीं लगा नहीं, मेरे को खिलाफ होते तो मैं लड़ता ही आपने नहीं। मदनपुरा में जाके माफ़ी भी मांगी लोगों से, एक चांस और दो। मैंने देखो माफ़ी तलाफी ये सब करना, जो लोगों की नाराज़गी थी कि वारिस पठान नाराज जो हमारे होंगे पास कि- अभी नहीं आता है, हमारे काम नहीं करता है। पब्लिक का कैसा है मालूम है, उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा जो आदमी हमारे पास ही, पब्लिक का एक्सपेक्टेशन होता है, जाहिर सी बात है, मोहब्बत रहती है। मोहब्बत से बुलाते थे। कभी कभी नहीं गए तो वो बोलते हैं ना सॉरी यार आज नहीं सका तेरे पास, तो क्या हो गया, माफ़ी मांग ली क्या? आज एक आप कह रहे हैं समझो दूसरे- आए, आपने बोले मैं 4 बजे वारिस भाई आपके पास आता हूँ, आप 5 साढ़े 5 को पहुंचे रहा, बोले सॉरी यार वारिस बड़ा भाई आदमी मैं हो लेट गया हो गया। अबे अपने डायलॉग बाजी रहती है ना, बोल बच्चा अरे क्या बेटा बड़ा हो गया यार वारिस भाई, चलता है हंसी मजाक, खेलते कैरम खेले, बैठे चाय ठंडा पिए आ गए, कुछ नहीं। लेकिन पब्लिक अगर मेरे से नाराज़ होती, यकीन मानो पब्लिक को मैं पूछा था मैं लड़ूं क्या नहीं वापस, लड़ो वारिस भाई। अगर ज़रा भी ऐसा होता कि मैंने काम नहीं किया था, पब्लिक नाराज़ होती, तो मैं 25,000 से 33,000 पे नहीं पहुंचता। 8,000 वोट आपने आपको माफ़ी मालूम नहीं है? मांगी कभी? बहुत बड़ी बात। लोगों से माफ़ी नहीं मांगी। ओवैसी साहब ने, लोग बोलते हैं स्टेज पे से, तो ओवैसी साहब तो नहीं, मैं बहुत बता जगह रहा हूँ, जाके मैं उसी बोलते पे हैं। आ रहा हूँ। ओवैसी साहब पे तो बात आएंगे। पहले आपने लोगों को मनाया कि ओवैसी साहब, वो टिकट मिलना बहुत मुश्किल थी बाइकल्ला की, आपको ओवैसी साहब की गारंटी पे वो टिकट दी गई। किसको गारंटी दी उन्होंने? पब्लिक को हम सभा में दिए कि मैं अगर वारिस पठान काम नहीं करूंगा, काम नहीं मेरे करेगा डिक्लेयर होने के बाद तो आए थे वो सभा में, जी, मेरी डिक्लेयर हो गई वोट टिकट। भी तो चाहिए ना, वोट के लिए अपील करना है ना, वोट के लिए राइवलरी नहीं हो जाए वोट इसलिए। के लिए अपील तो हर जगह करते हैं, जहां भी जाते हैं कैंडिडेटों के लिए बात करते हैं। आप तो देखो ओवैसी साहब की स्पीचेस के अंदर जो कैंडिडेट्स अगर कोई गलती हुई तो असद भाई बोलते हैं कि भाई अगर इसने गलती किया तो मेरी तरफ से माफी। रिक्स लेके असद भाई ने सबके खिलाफ, जो हमारी नॉलेज है, सबके खिलाफ आपको टिकट दिया। मतलब सारे पत्ते आपके सुई आपके तरफ नहीं थे। इसके ऊपर क्या खुलासा? जो सिटिंग एमएलए होता है फर्स्ट प्रेफरेंस वही रहता है हर जगह, सिटिंग एमएलए। और पहला एमएलए मैं हूँ एमआईएम का जो हैदराबाद के बाहर जीता हुआ है। मेरा रिजल्ट आ गया था 4 सवा 4 बजे, उसके बाद औरंगाबाद का डिक्लेयर हुआ और देंगे, उनको पता था, सर्वे था, अच्छा कर रहा है। ये तो क्या हो गया, वोट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ और कुछ एक पार्टी पीछे बैकआउट हो गई, अगर वो वोट ले लिया तो मैं जीत जाता आराम से। एक इतने समझौता वोट में तो एमएलए बन चुके हैं लोग, मैंने जितने वोट लिया उतने वोट में तो कांग्रेस के एमएलए बन चुके थे। 2019 में आपकी सीट पे सेटलमेंट हुआ था कि हम आबू हाशिम आजमी के वहाँ पर एरिया में नहीं लड़ेंगे, तुम बाइकल्ला में नहीं लड़ना। ये तो हकीकत बात है। देखिए क्या होता है, बाज़ मरतबा पार्टी ऐसा फैसला लेती है कि ठीक है हमको मुस्लिम नुमाइंदे बढ़ाने हैं, सबका मंशा यही है। अगर मुस्लिम नुमाइंदा बढ़ाना है और अगर मुस्लिम के सामने अगर कोई मुस्लिम खड़ा हो जाता है जिससे ऐसा लग रहा है कि नहीं आपस में उड़ने से दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा, तो ठीक। कभी कभी डार्क अलायंसेस होते हैं, ठीक है आप मेरे सामने नहीं, हुआ मैं था कि आपके नहीं सामने हुआ? नहीं, उसमें यहाँ से बाइक अल्लाह से रईस को हमने वहाँ भेजा, रईस शेख को वही बोल रहा ना, भिवंडी गए वो। इट वाज एन एग्रीमेंट। चलो सौदा नहीं बोलते, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। उसको वहाँ गए, मैं बाइक, क्योंकि हम दोनों लड़ते, दोनों के वोट स्प्लिट हो जाते, तीसरा फ़ायदा निकालता, वो अंडरस्टैंडिंग में वो भिवंडी चले गए। असद साहब ने भिवंडी में जब सभा लिए, वहाँ पे असद साहब ने स्टेज से बाकायदा खड़े होकर कहा कि रईस को सपोर्ट करिए, यहाँ से पता है, ये उसको पता है। जिताइए। ये जाके वहाँ से उन्होंने स्टेज से बोला है, रईस गोंडी में शिफ्ट हुआ, भिवंडी। वो अलग बात है। ईस्ट। मगर सीट का सेटलमेंट आप लोग ने उनको मजबूर किया कि हम तुम्हारे यहाँ लड़ेंगे, तुमको हराएंगे या तो हम हारेंगे। इसके बाद जो है थोड़ा प्रेशर टेक्टिक इस्तेमाल की, क्योंकि एमआईएम का जोर बहुत था 2014 से। तो उसके बाद में रईस को जो है, क्योंकि वो अबू हाशिम आजमी की सीट थी, इसलिए रईस को भिवंडी में भेजा गया। कोई भी कैंडिडेट हो तो वो तो पहले अपनी भी सेफ्टी देखेगा ना, कि मैं अगर खड़ा हुआ ये भी खड़ा होगा तो दोनों हार जाएंगे। क्योंकि 2019 में रईस शेख बहुत पॉपुलर हो गया था वारिस पठान के एवज में, इसलिए आप लोग को वहाँ से हटाना पड़ा रईस शेख को। नहीं, अगर वो लड़ता, मैं तो लड़ ही रहा था। पॉपुलैरिटी क्या थे, वहाँ कॉर्पोरेटर थे, एमएलए से ज़्यादा पॉपुलर, एमएलए से ज़्यादा काम कर रहा था। किस तरह से रईस जो है आवाम का, जो है उस एरिया के लोगों का, रईस शेख जो है एज अ कॉर्पोरेटर इतने बड़े बड़े काम कर चुका था कि वारिस पठान का जो वहाँ पर है डिक्रीज होते जा रहा था। जो नाम है, जो नाम फेम था, जो काम फेम था, वो डिक्रीज होते जा रहा लड़ना था उनको, तो वारिस अबू लड़ना हाशिम था, क्यों नहीं लड़े?
ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्शन होता है, काम जो उनने किया उससे ज़्यादा काम मैंने 6 वार्ड में किया है। वो कॉरपोरेटर थे 1 वार्ड के, वहाँ पर उन्होंने काम किया। अब वो काम की बुनियाद पे तो फिर तो भिवंडी से जीतना ही नहीं चाहिए था, वहाँ तो गए नहीं थे। वहाँ क्या काम किया था उन्होंने? भिवंडी इसमें जब गए लड़ने तो वहाँ तो काम नहीं था ना, फिर क्यों जीते? काम का वहाँ तो जाके वो फ्रेश थे, वो तो इलेक्शन के 1 महीना पहले दो पार्टी का सपोर्ट मिल गया ना। एक तो असद भाई ने वहाँ पर बोल दिया कि मेरा कैंडिडेट यहाँ है, भी वही दूसरा हुआ। हाशिम भाई वाला। यहाँ भी वही होता है ना, वही तो होता है। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि वो काम किया था तो जीत जाता था। अरे काम वहाँ तो नहीं किया उसने भिवंडी में। 2014 के पहले वारिस पठान जब आया बाईकल्ला से लड़ते तो क्या काम किया था बाईकल्ला? कौन सी गली गटर मोहल्ले बिल्डिंग का फंड दिया था? कुछ नहीं किया। पब्लिक के लिए आवाज उठाता था, आजाद मैदान का ये वो, उसमें मैं वहाँ के मेरे क्लाइंट थे, यानी लोग आप थे। बाईकल्ला से हमेशा हटके- चेंज चाहिए बाईकल्ला public से आके आप नेशनल लेवल पे जाने लगे, डिबेट्स में जाना, ये जाना, को। अल्लाह का शुक्र। इलेक्शन में बाहर जाना। सब तो जा पार्टी आवाम को में ऐसा लगने लगा यार ये तो हमारे साथ ही नहीं है। और वहाँ पर रईस शेख काम करते गया। 2019 में रईस शेख का नाम बदल गया। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। एक असद ओवैसी का जो है लाडला वारिस पठान बहुत दिखा है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया, हमने हमेशा उनको भी बोला है कि यार ये 2 अनमोल रतन है तुम्हारे पास, एक इम्तियाज़ जलील और एक वारिस पठान। ये गलीलूजी बोला है हमेशा। देखो ऐसा है, असद भाई का मैं जब तक जानता हूँ तो वो जितने भी पार्टी के अंदर हम लोग हैं लोग, सबको उतना ही प्यार नहीं, रिस्पेक्ट देते हैं जितना तुम्हारे हमको लिए वारिस भाई, असद भाई ने, हमारे पास भी डेटा है भाई, असद भाई ने जो बाईकल्ला सीट में आपके लिए जो किया है वो शायद ही किसी एमएलए के लिए किया होगा बाईकल्ला- उन्होंने। असद भाई ने मेरे लिए पूरे हिंदुस्तान की में अच्छा नहीं, किया। हिंदुस्तानी तुम्हारे उन्होंने मुझे लिए एक- बाईकल्ला के लिए उन्होंने अपना गारंटी दिया। और मतलब एक हमेशा दिखते हुए वारिस भाई, हम देखते तो हैं। जाहिर सी बात है पार्टी का प्रेसिडेंट गारंटी। राहुल सिर्फ- गांधी अगर आके बोल रहा है कि मेरे कैंडिडेट को जिताओ तो आप थोड़ी बोल नहीं सकते नहीं, वो हो अलग बात guarantee है। एज नहीं। ए पर्सनल मैंने देखा हूँ वारिस पठान से बहुत ही मतलब बहुत ही दोस्ताना रिलेशन, भाईचारा रिलेशन और बहुत ही मजाकिया रिलेशन रहा है आपके साथ। है सही बात। मुझे पता है अच्छा ना। चाहते हैं मेरे को। तो क्या तुमने ऐसे जादू कर दिया वारिस? नहीं नहीं, देखो असद भाई का ऐसा, मैं आपको बताऊं, हर शख्स हूँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरा क्या, मेरा तो मुलाकात बात कभी होती है, सब जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं सब, कभी आपने सुना किसी को असद ओवैसी ने निकाल दिया, किसी को हकाल दिया, किसी को ढकेल दिया? नहीं, सबको प्यार से रखते हैं, सबको। वो आप, मैं दिखता हूँ क्योंकि मैं सामने हूँ। अब कुछ लोगों की मोहब्बत पीछे है जो दिख नहीं रहे। मैं क्योंकि मैं टीवी पे हूँ, आपके सामने हूँ, इधर हूँ, पब्लिक में हूँ, सब जगह हूँ, तो दिख रहा है कि वारिस भाई है। हो सकता है 2019 में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि लाखों सब्सक्राइबर, इधर बात करना, हज़ारों लाखों की भीड़ भोपाल में, इधर उधर दिल्ली में, ये वो, तो वारिस पठान लोग बोलते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया यार, नेशनल लेवल पे चले गया है। ओवर कॉन्फिडेंट का सवाल ही नहीं आता। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट या हवा में उड़ रहा होता तो पहले से ज़्यादा वोट लेता ही नहीं ना, अगर पब्लिक नाखुश होती तो। ये तो वही वोटर है ना, वोटर तो अपने बाईकल्ला में इतने ही है ना, जो मुझे जो वोट देने वाले वो यही वोटर है। क्या मानते हो आप? इससे ज़्यादा तो वोट मेरे को, अगर मैं पूरा खून भी बहा दूँ तो भी इससे ज़्यादा वोट लेने का तो यहाँ पे और 1000-2000 वोट, उससे ज़्यादा क्या होता। बाकी वोट तो भर के दिया। इसमें मैं आपको बताऊं, बाईकल्ला की आवाम का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम, उन्होंने मुझे दिल से 2019 में भी भर भर के वोट दिया। अब उससे ज़्यादा वोट अगर क्या होता है इलेक्शन में, कभी ये 2024 की तो स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे यहाँ बैठ के। Distribution of vote। नहीं, अभी जो Distribute नहीं बोल हो रहे तो हो, क्या करेंगे? ए, भाई Strategy पॉलिटिक्स तो मत हम करो। लोग- तुम्हारा पॉडकास्ट चल रहा है, पॉडकास्ट में जिंदगी का हर चीज पूछी जाती है, अरे लाइव पूछी जाती पॉडकास्ट है। है जो रियल है बात है। मैं तो आपके सामने अब तक जितने अच्छा, अल्फाज आप बोले, जो सब बोल रहे हो बोले। 9000 का डंका बजा रहे हो कि मैं 25, जीता, 33, ठीक है, हाँ, ज़्यादा मिले। हाँ, मगर आपका हार में दर्ज है सेकंड कि जीता हुआ एमएलए हारा एक ही जीतेगा। सर 1 वोट से हार गए आपके एमपी, देखो ना 48 वहाँ वोट पे, से। तो मैं बोल 48 रहा हूँ जीतने वाले हारने वाले का ये नहीं देखा जाता, जीत और हार देखी जाती। 2019 में जब हारे तो कैसा लगा आपको? कुछ नहीं, पब्लिक का मैंडेट है, हार के घर पे थोड़ी बैठे। क्या बोले असद भाई हार के के वारिस? बैठ गया। कभी ऐसा रजवा चिल्ला वारिस तुम हार गए नहीं, तुम्हारे नहीं, चीजों असद के बोले लिए? क्या हो, कुछ नहीं, कंटेस्टेड वेल, अच्छे वोट लिया, पहले से ज्यादा वोट लिया। हारता का वहाँ पहले से कम वोट मिलते तो मुझे लगता है यार क्या मैंने काम नहीं किया, क्यों लोग मेरे से नाराज थे, क्यों मुझे वोट नहीं दिया। लेकिन लोगों ने पहले से ज्यादा वोट डाल दिए। उतने ही वो लोग थे जो 14 में थे, वही लोगों ने वोट डाला मुझे। मेरी जानकारी के हिसाब से असदुद्दीन अकबर ओवैसी आपके 2019 में टिकट देने के हक में नहीं थे। नहीं, उस अकबर ओवैसी से मेरी बात हुई थी। अकबर भाई का ऐसा था, कहते को 2-3 जगह देखते, बाईकल्ला है, मुमरा है, कोई और जगह आप तो बोले सिटिंग एमएलए का पहला प्रेफरेंस है, तो अकबर भाई को ऐसा स्टेटमेंट स्टेटमेंट यहाँ तो हुई मैं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया कि नहीं यहाँ से मैं दे रहा हूँ, कहीं भी स्टेटमेंट नहीं। नहीं, मगर आप खिलाफ तो इंटरनल बात है। देखो इंटरनल बात आपको कब मिले? मालूम है सर, आपको मालूम है हैदराबाद गए थे तो अकबर भाई के साथ हम थे उधर। तो क्या हुआ? यहाँ पर भी जब आप ऊपर आते बात करते तो हम लोग भी रिपोर्टर लोग जाके बैठते उनके साथ
रिपोर्ट लेते। तो कभी देखो, ऐसा अकबर भाई असद भाई का मैं आपको एक बात बोलूं, वो अपना ओपिनियन बताते हैं, हाँ तो वो उनका तजुर्बा opinion- बताते हैं, क्या वो उनका ये एक्सपीरियंस बताते हैं, मगर वो ये चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट ऐसा जीते जो असेंबली में जाके आवाज़ कर सकता है, उनकी फिक्र पार्टी का, तो वो बोलते ही ये। लेकिन अगर अगर आप समझाओगे कि नहीं साहब ऐसा है, फिर वो बोलते हैं कि ठीक है वारिस भाई हम आपके हाँ साथ। पता है ये बात है। ये बात होती है मगर दोनों मेरा में। सवाल ये होता है कि अकबर कितना वो ओवैसी लोग वो का कर अकबर ओवैसी को ऐसा फीडबैक क्यों मिला कि वारिस पठान को अलग एरिया से लड़ना चाहिए, और वो तैयार नहीं थे, मुझे पता है। नहीं, तैयारी की बात नहीं है, तैयार नहीं हो तो टिकट नहीं देते उनके हाथ में, आप तो सब बना कुछ लिए है। ना, आपने मना लिया ना, आपने बोला नहीं, नहीं, मना कि ये आंकड़ा बताया गया था, ये मतलब ऐसा करेंगे हम, वैसा करेंगे 2019 में, सब में बड़ा आपका ये हार का काम वजह नहीं है, कुछ वजह नहीं, हार का सिर्फ सिंपल एक वजह था कि एक मुख्तलिफ सियासत पार्टी नहीं खड़ी हुई, सारे के सारे एक हो गए वारिस पठान को हराने के लिए। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ इनका वोट, मेरे मुझे यहाँ से ज़्यादा वोट किससे मिल के डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपका मैं वोट? हार गया। उसमें क्या है, किससे डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपका वोट? मुस्लिम वोट तो मुझे पूरे मिले, देयर इज नो डाउट। समाजवादी खड़ी हुई थी उस टाइम? नहीं, समाजवादी तो फिर किसका, और कौन? समाजवादी नहीं थी, शिवसेना थी बीजेपी के साथ, तो वो तो गावली आपके थी, वोट नहीं है ना भाई। गावली थी, फिर बाद में कांग्रेस था, मधु चौहान थे। तो मुस्लिम जो क्या वोट फैक्टर थे, मानते हो? मुस्लिम जो वोट थे वो मधु चौहान कांग्रेस में और हम में डिवाइड हुआ। बहुत- मैंने उससे ज्यादा वोट लिया। गैप- आप कांग्रेस को गैप सवाल ज्यादा करो, है। अगर कांग्रेस में सेकंड नंबर पे आपका गैप 70 कितना है? साल की पार्टी जो है, 70 साल की पार्टी वाले को अगर मैं दोनों बार हरा रहा हूँ पीछे रखा, तो वारिस पठान तो कुछ है ना, एमआईएम तो कुछ है ना। जब सिटिंग 2 टर्म के एमएलए, 2 टर्म के सिटिंग एमएलए थे मेरे पहले कांग्रेस वाले, उनको हराया हमने, तो क्या उनने काम नहीं किए थे? ये होता है, इलेक्शन ऐसा है कि पब्लिक देखती है, चेंज भी चाहिए हर चीज़, मगर मोहब्बत करती है, मोहब्बत से आदमी वोट देता है। अभी यहाँ जो एमपी बने ये लोकसभा में, शिव उबटा के जो महाविकास आघाड़ी के नाम बोलिए ना, सावंत साहब, अरविंद सावंत। मैं आपको बताऊँ कितनी मरतबा 10 साल में ये आए थे मदनपुरा या बाईकल्ला में, एक भी लोग ढूंढ रहे थे कौन है, कितनों को वो मिले इलेक्शन के पीरियड में, मगर जीते। लोगों ने वोट दिया, भर भर के वोट दिया, वोट भी ले लिए, वक़्फ़ का बिल आया तो गायब भी हो गए। तो ये सब होता है, ये लोग करते हैं, हम लोग गायब नहीं होते, हम तो माइनॉरिटी के साथ खड़े रहते हैं हमेशा से। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सावंत साहब से कोई मेरी जाति दुश्मनी नहीं, मिलता है सलाम दुआ हमेशा अच्छा होता है, तो क्या बोलेंगे हम, उसको तो आए नहीं ना वहाँ पे, तो उनको तो सर पैर पकड़ के उद्धव ठाकरे को आके माफ़ी मांगना चाहिए था, नहीं मेरा आदमी नहीं आया, मेरे को माफ़ कर दो, वो आएगा अभी से, तो नहीं, निकाल लिया ना सीट, क्योंकि समीकरण वैसा बैठता है। हर चीज़ इलेक्शन जो है ना, आपकी नसीब, पब्लिक की मोहब्बत और समीकरण सब पर डिपेंड होता है। इम्तियाज़ जलील जब एमपी बने तो आपको नहीं लगा यार मेरे को भी बनना चाहिए था यार, वो कैसा बन गया? एक होता ना, तो मुझे एमपी का कभी कोई था ही नहीं नहीं। मतलब एक होता ना यार, मेरे साथ वाला, हम दोनों एक फ्लाइट में पहली बार मिलने गए, हम दोनों 2014 में बहुत जीते। खुशी हुई, मैं खुशी हुई, मैं तो जाके मिल के आया था उनको वहाँ पे, वो मुझे तो ऐसा बहुत खुशी पॉलिटिकली हुई। मिलना पड़ता है ना, मगर एक दिल में नहीं, दिल की बात, दिल से मैं गया मिला, मेरे को बहुत खुशी हुई कि इम्तियाज़ भाई एमपी बन गया, अपने साथ में था। और एक खुशी की बात ये होती है कि एक महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम एमपी जब जीतता है तो पूरा माशरे के अंदर एक मैसेज जाता है कि अरे यार मुस्लिम लोग पावर, और हमारी पार्टी का था तो हमारी पार्टी का तो और नाम होएगा क्या, एमआईएम का एक एमपी भी है, 2 एमपी हो गए हमारी पार्टी के। ये हमको टीवी पे बोलने के लिए, पब्लिक के अंदर, पब्लिक सब जगह एक वसब आता है, 2 एमपी आज हमारे पास, असद ओवैसी, इम्तियाज़ जलील, तो खुशी होती, खुशी। अब इत्तेफाक हुआ कि वो नहीं, 2019 की हार का क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे कि इसके वजह से मैं हारा? एक होता ना यार, ये आदमी की वजह से मैं हारा। कितना डिफरेंस था आपका? मेरा और 20,000 का डिफरेंस, 30,000 का डिफरेंस। वही अगर समझो एमएनएस खड़ा होता तो मैं निकाल लेता, साफ बात है। और जो लोग आपसे नाराज थे वो वोट नहीं दिए, नहीं, सबने वोट दिया, इतने पहले जो पहले खुश भी नहीं थे, नाराज भी नहीं थे, उन्होंने तो दिया। है ना? आपका कैलकुलेशन 25,000 इसी पे घूम रहा है कि भाई मैंने 9,000 ज़्यादा लिया। मैंने ज़्यादा लिया मोहब्बत में, वो जो खड़े हो जाते हैं वो तो उनके वोट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मैं जीत जाता, साफ बात है। जितने लोगों ने मुझसे वोट दिया पहले, उससे ज़्यादा लोगों ने अभी वोट दिया मेरे को। लोगों ने यही था कि जीत जाएगा वारिस भाई, नाराज़ होते तो मुझे 24 के नीचे ले आते, 18 पे लेके आते। कितने लोग नीचे चले गए देखिए, कहाँ कहाँ लोगों को वोट नहीं मिले, 40-40 हज़ार नीचे चले गए लोग, क्योंकि लोग की नाराज़गी है। अगर नाराज़ होते तो मेरे को ज़्यादा वोट नहीं देते, लेकिन मोहब्बत थी, और आज भी दिल से चाहते हैं मेरे को, मैं भी उनको चाहता हूँ, हमेशा खड़ा हूँ। ये बार बार ऐसा मत बोले यार, 2024 का तुम ऐसा लगता है कि 2024 की तुम कैनवसिंग कर रहे हो बैठे बैठे। कैनवसिंग तो रोज़ होती है, उसमें कोई लास्ट में ही इलेक्शन का सब होता है। चुनाव ऐसा है कि लास्ट मोमेंट पे सब होता है। 2024 से भी इलेक्शन आने वाला है वारिस भाई, आप एमआईएम बात करते 2019 के बाद,
ऐसा है कि वारिस पठान की किससे जमती नहीं है, या वारिस पठान किसको जमने नहीं देता है एमआईएम में। मुंबई में इम्तियाज़ जलील जो है एमएलए से एमपी बन गए, बराबर। मुंबई की जो ग्राफ है एमआईएम का, वो गिरते गया। और आज ये नौबत आ गई है कि मतलब सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जा रहा है। नहीं, ये आपका गलत फहमी है, गलत आपका सोचना है। ग्राफ कुछ गिरता नहीं है, पार्टी फैसला लेती है, पार्टी के हिसाब से चलता है। बॉम्बे के अंदर अभी आप खुद देखो कि अभी जो चुनाव आ रहा है, मुंबई की कितने लोगों ने सीटों के लिए फॉर्म भरे। अगर ग्राफ गिरा होता तो लोग क्या पागल है जो आके फॉर्म भरेंगे, हमको लड़ना है। ग्राफ जो है, अच्छे लोग आके फॉर्म भर रहे हैं। अभी एमआईएम ने रईस लश्करिया साहब को मुंबई की कमान हाथ में सौंपी, उनको बनाया प्रेसिडेंट। नहीं, आपको इंटर पार्टी में बताता हूँ, क्योंकि मुंबई अध्यक्ष अलग रहता है और एमएलए अलग था, तो कुछ कोऑर्डिनेशन जमती नहीं। आपके प्रोग्राम्स में बोलो, बीच में बहुत ऐसा होता है वारिस पठान के प्रोग्राम में नहीं आ रहे, वारिस पठान उनके प्रोग्राम में नहीं जा रहे थे, ऐसे बहुत सारी जगह इंसिडेंट हुआ है, आपको पता है। नहीं, ऐसा होता है कि अगर समझो एमआईएम के प्रेसिडेंट को किसने बुलाया, तो जाहिर सी बात तो नहीं है कि वारिस पठान को भी बुलाएगा। अगर मुझे कोई इंडिविजुअल मेरा दोस्त दावत दे रहा है या कहीं बुला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो राइवलरी की वजह से आपको नहीं देते थे। वो राइवलरी नहीं होती। जो आपके कैडेट थे वो आपको लाइक नहीं करते थे। आज यहाँ पे बैनर लगे हुए हैं सिटिंग एमएलएस के, मुंबा देवी के, मुंबई प्रेसिडेंट का फोटो है क्या? नहीं है। तो अब क्या बोलेंगे, राइवलरी चल रही है? नहीं, मगर वो तो राइवलरी चल रही है। नहीं, बताओ ना मेरे को, राइवलरी चल रही है क्या? बैनर लगे हुए हैं सब तरफ। मैं अभी आ रहा था आपके यहाँ गाड़ी के अंदर, मैं देखा आप ही के एरिया के यहाँ पे एमएलए है, सब जगह बैनर देखा मैंने लगे हुए हैं उनके। तो मगर मुंबई प्रेसिडेंट का बैनर नहीं है उसमें से, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट का भी बैनर नहीं है उसमें। क्या लगता है, राइवलरी है क्या? दुश्मनी बहुत लिया आपने पार्टी के अंदर ही। क्या वो मैं सवाल बता रहा हूँ, क्या वो पॉपुलरिटी के नशे में या घमंड में या पूरे इंडिया में घूमने की वजह से वक्त नहीं मिल पा रहा था? क्या होता है, कुछ लोग की मानसिकता क्या रहती है मालूम है? अगर एक आदमी थोड़ा सा शर्माता है, थोड़ा रिजर्व है, थोड़ा कम बात करता है, ज्यादा नहीं बोलता है कि डर लगता है कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा, सुनो ये तो उसको क्या अल्फाज देते मालूम है? नहीं जानता है। नहीं, उसको क्या अल्फाज बोलते मालूम है? घमंडी हो गया, हाँ, एरोगेंट हो गया। ये बाहर निकलो इससे कि कोई आदमी अगर समझो कम बात कर रहा है, ज्यादा ही नहीं रहा, तो घमंडी हो गया। एक इंसान होता है, समझो सलीम भाई के साथ नहीं जम रहा है उसको, तो आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा कि नहीं भाई जाने दो भाई, तो क्या ये तो क्या वो घमंडी हो गया? वो दूसरे के साथ ज़मीन में बैठ के गरीबों के साथ खाना खाता है, उनके साथ सुख दुख में खड़ा रहता है, उसको क्या बोलेंगे आप? आप इंडिविजुअल का, एक पूरा आदमी का कैरेक्टर और नेचर चेंज नहीं कर सकते इंडिविजुअल बात के लिए। मगर ये बात तो फैक्ट है कि इंटर राइवलरी बहुत थी, हर जगह होती है, हर घर में होती है। आपके अंडर में? अरे घर में हस्बैंड वाइफ की फाइट नहीं होती, आपकी ये चीज़ औरंगाबाद में नहीं हुई इम्तियाज जलील के टाइम पे? हार गए, अभी हारे ना, मैं बात बता रहा हूँ। उधर इंटरनल राइवलरी एमएलए पॉइंट वहाँ पर नहीं थी राइवलरी। मैं तो चाहता हूँ नहीं हो कहीं भी। देखिए, एक जगह इम्तियाज जलील का ग्राफ बढ़ते गया इलेक्शंस में, एमएलए से एमपी होके गए, आपका ग्राफ बढ़ते गया, आप नेशनल लेवल पे आगे लगे। बिहार के कोने में एक गांव में वारिस पठान को लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में लोग जानते हैं, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, मगर एक्चुअल जो एमएलए की एक सीट होती है जहाँ से वहाँ जीता, वहाँ आपका ग्राफ गिरते गया। नहीं, एमएलए तो बहुत सारे हार गए, आपको पता नहीं होगा कि कितने बड़े बड़े दिग्गज सिटिंग मैं मुंबई की मिनिस्टर हार बात गए। कर रहा हूँ, मैं मुंबई की सिटिंग, अरे आप ओवरऑल की बात हो रही है, सिटिंग मिनिस्टर हार गए तो क्या बोलेंगे आप उसको? क्या बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता नहीं हारे? सब हारे, अभी सब हारे। अभी तो हार जीत हार गए तो खत्म हो गए। अरे हार के मिनिस्टर बन जाते, जितने हारे हुए एमएलसी बनते, मिनिस्टर बनते, जितने इलेक्शन नहीं लड़े वो आओ सीएम बन जाते एमएलसी बन के। शाकिर पटनी ने एक ऑफिस खोला था, पता है आपको? हाँ उस पर तो पूरा शाकिर पटनी का था योगदान, जो अभी एमआईएम के ऑफिस है। हाँ हाँ हाँ। तो शाकिर पटनी भी बहुत अच्छी लॉबी चला रहा था, मगर देखा ये गया है कि एमआईएम में लोग जो एक दूसरे के, एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती है, ऐसा जो मुंबई अध्यक्ष बनता है, वारिस पठान के हर आदमी खिलाफ गया है। अरे शाकिर तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। और ये ऑफिस आपको मैं क्लियरिफिकेशन करूँ, ये ऑफिस उसका नहीं था, अकबर ओवैसी ने लिया हुआ है। मुंबई का जो हमारा ये हेड ऑफिस है नागपाड़ा पे, अकबर ओवैसी ने अपने पैसों से ताला क्यों मार दिया था फिर शाकिर ने? वोट चेंज कर दिया था। नहीं, शाकिर तो आके काम किया, प्रेसिडेंट नहीं, उसके बाद जब उसको हटाया गया तो उसने तो ताला मार दिया, वोट चेंज कर दिया था। क्या था, बिजनेसमैन था तो थोड़ा बिजनेस में उसको ध्यान देना पड़ा, ये वो करके वो थोड़ा सा हटा। मेरा तो दोस्त था, अभी भी जो आया रईस भाई, ये भी अपने दोस्त। तो शाकिर को हटाया क्यों गया? उनसे बात हुई थी हैदराबाद वालों से, वारिस भाई को पसंद नहीं था वारिस पठान को, इसलिए? नहीं, मैं ये सब चीज़ में बोलता ही नहीं। मैं मेरा काम करता हूँ, मैं मुंबई की बॉडी में तो नहीं हूँ। मुझे जो काम दिया है राष्ट्र प्रवक्ता बना के नेशनल स्पोक्स पर्सन, मैं वो काम कर रहा हूँ।
एक कंपनी होती है, हर आदमी अपना 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 काम करेगा। विकेट कीपर को बोलेगा बॉलिंग डाल तो डालेगा तो जब साकिर पटनी को अपना हटाया अपना काम गया करो। तो आपने रेकमेंड नहीं किया ये भाई अच्छा काम है, अच्छा दोस्त बन रहा है, ये सब बन रहा है? सहमति से होता है। उन्होंने कोई अल्फाज बोले कि मेरे को निकाल दिया, शाकिर का बताओ मुझे स्टेटमेंट, कहीं पर भी उसने बोला कि मुझे निकाला, सहमति के साथ वो हटे। उसने तो एक्शन ले लिया, बोर्ड चेंज कर दिया था, ताला मार दिया था, फिर बाद में फोन आया अकबर भाई का या जो भी हो, सेटल हुआ, फिर कोई उसका कुछ उनको बोल दिया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, बाकी कुछ नहीं ये बात था। तो फैक्ट है ना कि उसने नहीं, बंद नहीं, कर नहीं, दिया उसने था। कुछ अरे अभी आज आदमी है नहीं तो हमने ऑफिस न्यूज खुली छोड़ चलाई थी, देगा। हमने न्यूज चलाई थी अरे वो। अगर आज आप ऑफिस दे रहे हो किसी को, आप ऑफिस खुला छोड़ के जाएंगे, ताला मारेंगे? नहीं, ताला बोर्ड भी मारेंगे। चेंज हो गया था भाई, इस बार हमने न्यूज कवर की थी। बोर्ड चेंज नहीं हुआ था, बोर्ड उसको बनाने के लिए निकाला था नया, तो दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, तुम्हारा उसका बहाना फोटो है। बनेगा ना, तो उस मेरा टाइम तो कुछ फोटो भी नहीं लगा रहा हूँ ना मैं। उस बार फिर बाद में आपको बीच में होके सबको बात करानी पड़ी वाले इसके, फिर शाकिर पटनी से आपने बात कराई कि भाई चंदे एमआईएम का नाम है, फिर शाकिर पटनी से फिर जो लैंडलॉर्ड है वो जगह के, उससे फिर बात जो तो है हाँ, उससे बाद तो में अकबर भाई एमआईएम का को ऑफिस डायरेक्ट था। दिया गया। अकबर भाई का ऑफिस था वो। जी, तो चल रहा ऑफिस, अकबर भाई ने पूरा उसका खर्चा करके शाकिर पटनी को क्यों हटाया गया? शाकिर पटनी का शायद ऐसा कुछ जो मुझे जानकारी मिली, जो मेरे को उसने बताया भी था, थोड़ा बिजी हो गया था कुछ अपने काम काज में, तो बोला कि यार वारिस भाई अभी मैं थोड़ा अकबर भाई से बात करता हूँ। आया था अकबर भाई के, चला गया, कुछ नाराज़गी से नहीं, प्यार मोहब्बत से। आज भी हमारे भी टच में, उवैसी साहब से भी टच में, सबसे बात करते हैं। तो ऐसा तो नहीं जो अकबर ओवैसी को जो आपके बारे में नेगेटिविटी थी जो 2019 में आपको इलेक्शन के खिलाफ थे, वो शाकिर पटनी ने वजह के ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बोला हो, फीडबैक देता हो? सबसे पहले कि तो कोई वारिस भाई- नेगेटिविटी नहीं थी ना, मेरे खिलाफ कोई कुछ बोला। मेरी खुद की इच्छा थी, मेरी खुद की मर्जी थी, बाइकल्ला से मुझे लड़ना। अकबर भाई ने बोला बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हो गया काम खत्म, और क्या चाहिए। चलो अभी आते 2024 में, अभी टीम आई थी, फयाज अहमद आपका बहुत एंटी राइवल था, जो मुंबई अध्यक्ष बने थे, वो हैदराबाद चले गए, वहाँ से टिकट ला, उन्होंने आपका सहारा नहीं लिया था। कहीं वारिस मुंबई अध्यक्ष बना था फयाज, नहीं, आपको मालूम ही नहीं है, छोड़ो। तो आप बताइए क्या था? आपको मालूम ही नहीं है, जाने दो। उस लोग वक्त जानना चाहते हमने, अब जो उनके साथ गए थे उनको आप पूछो, आप लोग जो गए थे हैदराबाद, किसने भेजा था? हैं। आपने भेजा था? पूछो। नहीं मैं आपको पूछो, ऐसा हमको तो हमें कीजिए, प्रेसिडेंट चाहिए। जो लोगों के माइंड में आपको हमको तो ऐसा- प्रेसिडेंट चाहिए थे, तो आपने रेकमेंड और किया था? हमारे बड़े भाई थे, हमने रेकमेंड किया बिल्कुल, क्योंकि पूरी मुंबई के अंदर से प्रेसिडेंट ने, हम बाइकल्ला से रेकमेंड कर रहे थे। मुंबई में मुंबई प्रेसिडेंट बोल तो कहीं से भी आ सकता है। अब जो रईस भाई आए, ये तो अंधेरी से आया है, तो हमने बोला रेकमेंड तो किया। इतना डिफरेंस क्यों हो गया आप में और फयाज में? वो- इंटर राइवलरी आप राइवलरी वर्ड यूज ही क्यों करते? सर, ये तो है। आपके घर में अगर वाइफ के साथ किसी बात के ऊपर नहीं बनते, राइवलरी थोड़ी। कुछ होता है बाज मर्तबा, कुछ उनके लोग उनको कुछ बोलते हैं, हमारे कुछ लोग हमको बोलते हैं, तो आदमी थोड़े वक्त के लिए ऐसा लगता है, लेकिन बाद में एक ही पार्टी के लिए जी रहे। हम लोग आपस के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये बात तो जो भी है छुपा- पार्टी के लिए। पार्टी कम्स फर्स्ट। वारिस पठान का एक ही मोटो क्या है, पार्टी पहला। अगर मेरी पार्टी जिससे मैं जुड़ा हुआ वो प्रोग्रेस करेगी तो वारिस पठान प्रोग्रेस करेगा, वो नहीं प्रोग्रेस करेगी तो फिर मेरा क्या रहेगा? ये हिस्ट्री है भाई, आप कितना भी कवर कर लो, तो ये रोक टोक नहीं है। ना, सही बात। मैं तुमसे रोक टोक नहीं कर रहा हूँ, मगर एक सवाल कर रहा हूँ, लोगों के दिमाग में आता है कि जितने भी टर्म फयाज अहमद रहा है, उन्होंने आपके बैनर पे आपका बोर्ड नहीं लगाया, कभी आपका फोटो नहीं लगाया। आपको लगता है मुझे कि इस फोटो या बैनर की नहीं जरूरत? नहीं, जरूरत नहीं है। ये साबित करता है कि तुम्हारे उसके रिलेशन अच्छे नहीं है। मैं मुंबई की पार्टी में नहीं हूँ, मैं एक राष्ट्र प्रवक्ता, और जिसको अगर खुशी हो लगाता है। आज रईस भाई हर बैनर पे मेरे फोटो लग रहे हैं, उसमें क्या है? क्योंकि बैनर की फाइट में मैं क्योंकि कभी रईस पड़ता भाई नहीं। को आपने लाया, रईस भाई को आपने लाया, नहीं, वो रईस भाई असद भाई रईस ने लश्करिया। बनाया। उनको असद ओवैसी साहब ने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बोला, मैंने बनाया है, बुलाया ना आपके सामने, फिर आप कैसा बोल सकते जी, हो? वो तो मैं ताजुब हो गया था उन्होंने जब कहा। मैंने कहा कि इम्तियाज अली, बोले इम्तियाज अली कौन होता? डायरेक्ट कैसे बोल दिया भाई को? नहीं, आपने क्वेश्चन अलग था आपका, लेकिन उन्होंने एक चीज बताया कि मैंने बनाया, मेरा डिसीजन था रईस लश्करिया को बनाया। फिर सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। अच्छा, फयाज अहमद को हटाने में वारिस पठान का कितना हाथ है? भाई मैं ना, क्योंकि बाइकल्ला से वो मैं ना किसी को लेता हूँ ना किसी को निकालता हूँ, पार्टी डिसाइड करती है। पार्टी वारिस पठान से बहुत बड़ी है, पार्टी का फैसला होता है। मैं भी मानता हूँ, सबको मानना पड़ता है। अगर पार्टी में हम हैं, सबको मानना पड़ता है पार्टी का फैसला, हम सब मानते हैं पार्टी के नहीं, फैसले। एक कुछ ऐसी लोग आपके बात कर रहे थे, फयाज अहमद के खेमे में ऐसी बात हो रही है कि फयाज अहमद बाइकल्ला से बहुत मजबूत होते जा रहा है और वारिस पठान को वहाँ से वापस इलेक्शन लड़ना है, तो वारिस पठान ने फयाज अहमद की पतंग काट दी। कोई इंडिविजुअल कहीं से पतंग काटनी मजबूत वोट नहीं अच्छा है होता। ये सब फालतू। कोई इंडिविजुअल कहीं से मजबूत नहीं होता, मजबूत होती है पार्टी। कोई ये नहीं समझे कि हम जीते हैं, हमारे वोट है, पार्टी के वोट है।
वोट पार्टी को मिलता है, वोट असद ओवैसी अकबर ओवैसी को मिलता है, वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिलता है। हम लोग कैंडिडेट होते हैं। आज यहाँ जो जीत रहे तो क्या लोग उनके सीनियर को देख के वोट मिलते हैं? क्या कोई बोले कि हमको मिले? आपके खिलाफ नारे लगे थे जब हटा रहे थे तो कि भाई वारिस पठान ने सब किया है, उनके लड़के उनके कार्यकर्ता, क्या फर्क पड़ता? कि वारिस पठान की वजह से, यानी उनको पहले से इसी डाउट था। क्या फर्क पड़ा? पब्लिक कुछ खुलासा करो ना कि किस वजह से हुआ था। उनकी अपनी मर्जी। मुझे कुछ लोग मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग नफरत करते हैं, कुछ गाली बकते हैं। ये बात तो है कि कामयाब मतलब उसको वो तो हट गया, ये बात तो है। और फयाज अहमद को हमेशा ऐसा लगा है कि वारिस पठान ने मेरे को हटाया है। किसको क्या लगता है, मुझे क्या लेना देना? मैं तो पार्टी के लिए हूँ, मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं तो मजलिस का सिपाही हूँ। किसी को जो लगता है उनकी अपनी अपनी मानसिकता, अपनी अपनी सोच है, मुझे क्या करना? क्या मैं लगता तो है अपनी बात करता हूँ। फयाज अहमद को हटाने के बाद एमआईएम की स्थिति और मजबूत हुई है, कम हुई है? बिल्कुल। आप देखो, किसी को हटा के मजबूत हो या किसी को रख के मजबूत हो, ये नहीं देखता। लेकिन आपने देखे अभी तो असद साहब आके गए, मुंबई के अंदर हमारा जलसा हुआ, हेड ऑफिस में बारिश में भीगते हुए जलसा किया, हज़ारों की तादाद के अंदर लोग मौजूद थे। तो पार्टी तो ग्रो हो रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप क्यों नहीं मौजूद थे? नहीं, मेरा मुंबई की बॉडी में तो आपने सवाल किए थे ना, तो आपको जवाब भी हाँ, दिया हाँ, क्योंकि मुंबई की बॉडी का हमारा फैसला था, वारिस भाई की आपको बॉडी। पहले से पता था कि फयाज को हटा रहे? क्योंकि रईस लश्करिया को आपने जी इंट्रोड्यूस जी किया जी है। बिल्कुल पता। देखो, पता रईस तो था लश्करिया कि रईस को- लश्करिया को प्रेसिडेंट बनाने वाले। इंट्रोड्यूस आपने किया है। हाँ, मेरा दोस्त है। इंट्रोड्यूस तो करना एक दोस्त को लेके फयाज अहमद को हटाने के लिए मतलब मैंने कहा हटाया? मैं तो सुना कि उन्होंने तुम खुद ने बोला introduce- मुझे पार्टी में प्रेसिडेंट भी नहीं बनना है, टिकट भी वो नहीं तो बाद चाहिए। में ना, जब खुद बोले। हटाया है, जब हटाने के बाद हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था ना। हाँ, तो उन्हें तो बोला ना, मेरे को तो नहीं। जब हटाने का तो आदमी क्या बोलेगा, बोले हाँ भाई मैं ये करूंगा। नहीं, उसको टिकट दे रहे थे ना उन लोग। टिकट जहाँ देने तक की मेरे बात को नहीं है, मालूम है, टिकट वो पे तो टिकट वहाँ दे तो रहे आज भी वारिस भाई का सिक्का जमा हुआ है। टिकट की तो अटकल ही लगी नहीं है। मेरे खेमे में कोई नहीं आएगा, सबके टिकट का पतंग काट दूंगा मैं। अब आप वारिस पठान को इतना समझती है तो अच्छी बात है ना। क्या बोलूँ मैं, आप समझते हो ना। ये ऐसा नहीं होता है, जो अपने अपने आप को ये समझ दे वो कुछ नहीं होता है। किसी जो के आने से उस फर्क प्रेस नहीं पड़ता है, कॉन्फ्रेंस किसी के जाने में से उस फर्क प्रेस नहीं पड़ता। कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया था कि मुंबई, जो इम्तियाज़ जलील ने बताए थे कि भाई ये फयाज अहमद को लड़ना है और एक मुंबई अध्यक्ष लड़ेगा तो अपने एरिया में कैसे देखेगा, ये सब वारिस भाई ने अपना इम्तियाज़ भाई ने पूरा शाल में लपेटा। फिर बाद में चालू हो गए, इसलिए हम उनको हटाते हैं। हालांकि इम्तियाज़ भाई को भी मालूम है कि यहाँ तो वारिस पठान का झंडा है बाइकल्ला में। पार्टी डिसाइड करती है। और आपको तो जवाब दिया ना उस दिन असद हाँ, भाई ने। दिया। आपको बोला ना, सब सब मेरा डिसीजन है। अब उनके डिसीजन को क्या मैं या इम्तियाज या कोई चैलेंज कर सकता है? आपकी तो डिस्कशन होते रहती है। कैनॉट चैलेंज, हमारा चैलेंज नहीं कर सकते। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बॉस इज बॉस, उनका डिसीजन है, फाइनल, खलास। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का आदमी है तो उनको हटाने से पहले या किसी नए को लाने से पहले नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं है, नहीं, आपकी बॉम्बे और की बात है, असद साहब मजलिस की बात है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल ही नहीं, तो मजलिस की बात है, पार्टी की बात है, जमात की बात है, असद साहब डिसीजन मेकर हैदराबाद वाले। असद साहब को कैसा क्यों लगा कि फयाज अहमद को हटा के रईस लश्करिया को लाना है? उनको सवाल करना चाहिए। आप उनको क्यों लगा, मेरे पास मुवक्किल थोड़ी जाके सोचेगा कि उनको ऐसा क्यों लगा कि इसको हटाना चाहिए। तो वो पार्टी देखती है। भाई लोग कह रहे हैं अच्छा, कि अगर नहीं, आप इसको हटाएंगे सुनो, सुनो आप भाई क्या साहब। बोलेंगे? भाई तेरे को क्यों निकाल रहा हूँ? वारिस भाई क्यों निकाले तेरे को? भाई तो बराबर वो नहीं है, छोड़ा हुआ काम नहीं मौकिल- कर रहा है, XYZ, आप इसको निकालेंगे। सुनो ना, अब वही- मेरे को थोड़ी मालूम पड़ेगा सलीम भाई ने क्यों निकाले इसको। सुनो ना, तो वो बताएगा भाई ये मैं ऐसा मेरे को निकाल दी। वो वारिस भाई वो जो मौकिल जो छोड़ा ना आपने हैदराबाद में, इसलिए फयाज भाई की सीट जो है फयाज भाई को हटा दिया गया। और इसी बात का गवाह ये है कि आप एक मुंबई अध्यक्ष लश्करिया को बनाते हो और उसको वर्षों से टिकट देते हो कि अभी लड़ेंगे। ये रॉन्ग, आपका स्टेटमेंट तो क्या करेक्ट करता हूँ। आप बनाते हो, टिकट दे तो नहीं, पार्टी ने बनाया और पार्टी ने टिकट दिया। पार्टी तो वारिस पठान, इम्तियाज जलील, सब अकबर भाई, लगे हुए सब हैं। मिलके लगते हैं। टीम इंडिया है, आपका पार्टी। आपका अब टीम के अंदर कैप्टन है, आपका ओवैसी साहब। मौकिल काम हम कर लोग गया। क्रिकेट बीच में खेलते, कभी 11वें नंबर पे रहते, कभी 10वें पे, कभी बॉलिंग, कभी बैटिंग, बस। लेकिन है टीम में। आपका मौकिल काम कर गया, वारिस पड़ ये हट गया फयाज अहमद, जो बेस पे उसको हटाया गया पार्टी था। के पास बड़े बड़े मौके हो सकते हैं जो बराबर यहाँ का इन्फॉर्मेशन देते हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं। अच्छा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप पे आरोप लगे कि भाई तुम्हारे जो भी नेता है वो हमारे साथी थे, जो उन्होंने आरोप लगाया था वो तो ओपन था वारिस भाई कि भाई पार्टी में आपके एमएलए बहुत कमा रहे हैं, जो कि वारिस पठान कहाँ था और आज देखो 40 करोड़ के घर में रह रहा है। गलत है, अकबर भाई ने असद भाई ने उसका गलत। जवाब भी दिया। गलत है। आप उनको सवाल ये करना चाहिए था जब वारिस पठान 2014 के चुनाव का प्रचार करने आया ना, जब पार्टी में भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त E-क्लास मर्सिडीज में आया था कैंपेनिंग करने। उसके बाद
क्या है देखिए, कहाँ से पहले रोडिंग प्रैक्टिस था, जब बांद्रा में फ्लैट रोड पे रहते थे, वर्लियों में रहते थे, अल्लाह का शुक्र था तो बहुत इतना बड़ा। प्रोग्रेस एमएलए के बाद होता है? कुछ ये पब्लिक चाय की दुकान पे बैठ के बात करती है और उनको घास नहीं डालने का आज इतने बड़े बीजेपी वाले कहाँ से वहाँ पहुँच गए, क्या बोलेंगे आप उसको? अबजोपति करोड़पति बन गए, उनको सवाल नहीं करेंगे। काफ़ी यहाँ के एमएलए तो हो वारिस पठान तो तिनका भी नहीं है, तूफान बन के जो घूम रहे पैसों में, उनको क्या बोलेंगे? तो आपको कहने का क्या मतलब होता है मन में, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं यार, जगह उनको क्या घास डालना छोड़ो, तुम्हारा कैलिबर बड़ा है उनके सवाल से, क्या पूछते हो उनके बारे में, छोड़ो। बहुत आते हैं, 2-5 हज़ार नहीं दो तो चिल्ला पुकार होता है, ये है 2-5 हज़ार दे दो तो खामोश बैठते हैं। तो ये जो आवाम वारिस पठान ब्लैकमेल और खड़ा नहीं करता। अगर 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 यही बात आप उनको बोल रहे हो तो अहमद लगा रहे, एक जिम्मेदार रिपोर्टर है वो जिसने सवाल किया था। कोई भी हो, मुझे क्या लेना देना। चलो कोई अभी भी। अगर यही चीज़ एक पब्लिक पूछे तो कि यार ये तो पहले तो ऐसा था, पहले मर्सिडीज में आता था, अभी पजेरो में आ रहा है, क्योंकि मर्सिडीज का दाम कम हो गया अभी बारिश में। मैं आपको बताऊं, मैं भी कभी ऐसा रास्ते से निकलता हूँ ना, मैं देखता हूँ यार ये इतना बड़ा बिल्डर बन गया है यार ये एक आदमी। पहले चलो इसको बोलो कि नहीं, कार दे। मैं उस टाइम क्या करता हूँ, मैं जेलस नहीं होता हूँ, मैं बोलता हूँ इंशाल्लाह मैं मेहनत करूंगा और एक दिन मैं भी इतना बड़ा घर बनाऊंगा। ये होता है इंसानियत, ये होती है मर्दानी। ये जलनतर हसद रखने वाले, मैं इनसे बहुत दूर रहता हूँ। इंसान को कभी भी ये बोलना चाहिए मैं मेहनत करूंगा और ऐसा बनूंगा, नहीं ये यहाँ तक पहुँच गया मैं, अबे तो तू भी मेहनत कर। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, ऊपर वाला जिसको चाहे छप्पड़ फाड़ के देता है। देखो एक चीज़ तो ईमान वाले हो आप सलीम भाई, बराबर आपका नाम ही मुसलमान वाले हो। अल्लाह जिसको ऊपर ले जाना चाहे या लेवल पे, सारी कायनात मिलके उसको नीचे ला सकती है क्या? नहीं। और अगर किसी शख्स को अल्लाह नीचे रखना चाहे, सब मिलके मेहनत कर लेंगे उसको ऊपर लाने के लिए, तो भी आप उसको ऊपर नहीं लेके जा सकते। ये कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का नियम है। अल्लाह जिसको नवाजता है तो आपको उससे राजी हो जाना चाहिए। अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने बनाया, बस हम खुश हैं। बाकी जलंतर बहुत सारे बिल्डर्स बहुत आते जाते, बहुत सारे बिल्डर्स आपसे नाराज हो गए अचानक, क्यों ऐसा? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको पता है हम लोग। साहब दोस्त है मेरे, मैं तो उनका लॉयर था। ये जो बिल्डरों के केस चलते थे 33-7 ये वो, तो उसमें तो मैं तो लॉयर था इनका, सब लॉयर, सबका लॉयर मैं था, ना मुस्लिम हिंदू सब मिला के। मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स तो ये लोग ही थे ना, नॉन मुस्लिम बिल्डर्स थे जो मेरे पास थे, जिनके लिए मैं लड़ता था कोर्ट में। मैं बता रहा हूँ अपने एरिया के जो बिल्डर्स लोग हैं जिन्होंने आपको 2014 में बहुत मदद की, उसकी गवाह मैं भी हूँ। अभी आप बिना मदद की क्या, आप क्या मदद करे? अरे लोगों ने मदद करके वोट दिया, अब ये इसके आप क्या बोलते हो? 3 जन ने वोट दिलाए सर, एग्री उन्होंने मुझे, करवाया ये ना। मेरे बाय कल्ला की आवाम का इंसल्ट कर रहे हो आप कि खाली बिल्डरों ने वोट दिलाए? नहीं, बाय कल्ला आवाम- का एक एक इंसान जो आया मुझे वोट दिया, उसका एहसान है मेरा, दोस्त है। इतने सालों का जो वोट कन्वर्ट करना है एमआईएम में, लोगों को उन्होंने एग्री कराया। होता है, होता आपके है। बैग में मीटिंग किए गई, होता है, अरे आपके वोट लिए कन्वर्ट कॉन्फ्रेंसेस होता है, किए गए। कुछ नहीं होता है, वोट कन्वर्ट यानी उनका होता है। कोई रोल ही नहीं। अरे भाई 70 साल की पार्टी को बीजेपी ने उठा के फेंक दिया तो क्या हुआ? हटाया ना कांग्रेस को, हराया सब जगह से। तो आपका कहने का अब वो अब हो सकता है कि ये वापस इनको हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? तो आप- 4 लोग ने मिलकर करा क्या? आपका नहीं कहने का होता। मतलब है कि कोई आपको हेल्प नहीं किया। मुझे पूरी बाइक अल्लाह की आवाम ने हेल्प की, मैं तो ये बोल रहा हूँ। आप बता रहे हो 3-4 लोग ने हेल्प की, अरे वो तो बिल्डर मेरे दोस्त है, रोज मिलते, 10 बार फोन पे बात करते, शीशा पीते, हुक्का पीते, साथ में बैठ के खाना खाते। पूरी बाइक अल्लाह की आवाम ने मेरे को जितना समर्थन कर सकते थे दिल खोल के समर्थन किया, दिल खोल के वोट दिया। अब बैड लक होता है, दूसरे वोट डिवाइड नहीं हुआ, नहीं जीते। चलो 2024 के जो एमपी इलेक्शंस थे उसमें बहुत गड़बड़ी हुई है, वहाँ पर भी आपका नाम आया कि वारिस पठान ने वहाँ से उसको खड़ा कर दिया। फिर मुमरा में था कि मुमरा में कौन आदमी कहाँ से टिकट लाया, ये वहाँ पर सब होते गया। अरे सलीम भाई, वारिस भाई बच बचाते आगे गए, ये मैं सब कौन आरोप होता हूँ लगाया। टिकट देने वाला? अभी आपको उस दिन सवाल किया तो इम्तियाज भाई ने जवाब दिया ना भाई, फॉर्म देने का किसी भी कैंडिडेट को, और वो भी एमपी का, लोकसभा का अधिकार सिर्फ असद ओवैसी और वो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी, उनको, पार्टी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को रहता है, किसी को नहीं। तो उनके साइन के बिना कोई फॉर्म ले सकता है? इम्तियाज भाई महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, उनके साइन के बिना या उनके फॉर्म के कोई दे सकता है क्या? हाँ, अगर किसी के सब आप बोलेगे डुप्लीकेट फॉर्म है तो कब से केस करके अंदर डाल देते फॉर्जरी केस में। अरे फॉर्म है, फॉर्म दिया है, अब पार्टी ने दिया है, तो मैं कौन होता हूँ लड़ने वाला? मुझे पार्टी बोलेगी आपको जाना है, फॉर्म भरना है, तो साथ जाके भर देंगे। तो वारिस पठान ने फॉर्म अलग से लेके, मेहनत कोई और करता है। हमेशा यही रहा है कि जो 5 साल मेहनत करता है, जो वारिस पठान के पीछे रहता है, अकबर ओवैसी के पीछे रहता है, असद ओवैसी के पीछे रहता है, उसको जो है टिकट नहीं देती, और बाहर बाहर से लोग इन्फ्लुएंस लगा के वहाँ से बी फॉर्म लेके आ जाते हैं। तो सब पार्टी को पूछो, ये
हर पार्टी में होता है, पार्टी फैसला करती है सामने वाले को देख के, उसका रिपोर्ट देख के, सर्वे करके, उसके बाद फैसला लेती है ना पार्टी। अब हार जीत अल्लाह के हाथ में। आप ये बोलोगे कि नहीं इस पार्टी में पार्शियलिटी, क्या मैं बोलूँगा कि इसको टिकट दे तो दे देंगे? आज अगर मैं बोलूँगा असद भाई आप इसको टिकट दे तो दे देंगे क्या? जब तक पार्टी कॉन्फिडेंस नहीं आती कि नहीं प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर है, इसका पूरा शजरा देखेंगे, इसका पूरा बायोडाटा देखेंगे, उसके बाद टिकट दी जाती है ना। इलेक्शन है, मस्ती मजाक थोड़ी। और उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। हाँ, कभी अपने को पूछे, मैं बॉम्बे में हूँ, बात जानते हैं, उसको जानता हूँ कैसा है, अच्छा है, ठीक है। ओपिनियन तो आप भी लेंगे ना किसी से, किसी को काम पे रखने का। वारिस भी आपके एरिया में रहता है, आप जानते हो क्या इसको? बोलो हाँ भाई जानता हूँ मैं, बाकी वो क्या है मेरे को नहीं मालूम। मगर ये तो बात हकीकत है कि हमने भी असद साहब से सवाल किया, आपको पता है कि मुंबई जो टीम है और वहाँ का तालमेल नहीं है। कोई भी अलग से अपना रेफरेंस जाके टिकट लेके आया था? नहीं, गलत। कोई भी जाके दिखाओ, रेफरेंस से लेके आओ टिकट, नहीं होता है। अरे फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म आप भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे स्क्रूटिनी होता है, फॉर्म में फिर देखा जाता है कि ये शख्स का क्या है, उसके बाद उस शख्स को टिकट दिया जाता है। तो फॉर्म क्यों भरवा रहे? ऐसा ही है। इलेक्शन में आपने एक ही कैंडिडेट को खड़ा किया, पार्टी ने डिसाइड किया। तो पार्टी तो आपसे पूछती है ना, आपका एरिया भाई। पार्टी महाराष्ट्र में हमारे इंचार्ज या महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इम्तियाज़ भाई, वो हैदराबाद पार्टी डिसाइड करती है किसको लड़ाने का। हम तो हुकुम हुआ जाओ भाई इधर चले जाओ, कर भाई ये कर, वही करता हूँ। पार्टी का 10 साल मैंने यही काम किया। मेरे जो असद भाई अकबर साहब ने बोले अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक पूरी ईमानदारी के साथ अपन ने काम किया। मैं कभी पार्टी के अगेंस्ट एक अल्फाज भी नहीं बोला, आपको मालूम कि मेरी पार्टी है, मैं क्यों उसके खिलाफ बोलूँ। मेरा पॉलिटिक्स शुरू हुआ वहाँ पे, और हम 10 पार्टी की तरफ देखते नहीं, हम तो एक ही तरफ चल रहे, बस सिंगल विंडो, यही पार्टी में है, यहीं पर हमको जीना है, यहीं पर रहना है, क्या करें। और पार्टी ग्रो होती है, बहुत खुशी होती है। पार्टी ग्रो होगी तो वारिस पठान। मगर आपको तो 2014 से ग्राफ नीचे गिर गया है। कहाँ गिरा? हाँ, हर चीज़ में चल रही है पार्टी। का जो बॉम्बे में आप कितना भी बोल दो, वो तो हकीकत सामने आ रही है ना। देखो अब 70 साल की पार्टी कहाँ है, उसकी ग्राफ के बारे में आपको नहीं फिक्र है। अब 400 आने वाले तो 240 आ गए। ये बात सही है उसके ग्राफ के बारे में आपको, अरे भाई ग्राफ गिरता है, बढ़ता चढ़ता है, ये को वो नहीं है कार्डियोग्राम नहीं है कि गिरा तो सो गए। कहाँ देखते हो 2024 में आप अपने आप को? 2024 में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत अच्छी रीत से प्रदर्शन करेगी। ख़ास तौर से भी जो महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं उसमें मजलिस का आप देखना सलीमा, यकीन मानो बहुत अच्छा प्रदर्शन देगा और लोग मोहब्बत से नवाजेंगे और मजलिस को वोट मिलेगा। और हमारे काफ़ी अच्छे ज़्यादातर मुस्लिम नेता को हराने में मजलिस काम आएगी। नहीं, मुस्लिम काय को हराएंगे हम? किसी को हराए? आप लोग ने अबू हाशिम आजमी की जगह की टिकट मांगी है, आप लोग ने एमआईएम के मुंबा देवी से टिकट मांगा, 28 सीट मांग रहे, क्या बेसिस पे? नहीं बात हो रही है ना भाई, वो तो सब तो रिकॉर्ड पे नहीं होता है। बताओ ना, पूरा हमने कवर किया आपकी सारी बात सिर्फ वहम शक इसी के बुनियाद पब्लिक बोलती है। फैक्ट एक लेटर बताओ जी, ये सब बातें लेटर पे होती है। एक हमारे पार्टी इम्तियाज भाई ने बोला कि मैंने वारिस भाई जब यहाँ पर आपकी लेटर दिया है, आपकी सीट का 2019 में अबू हाशिम आजिज में से सेटल हो रहा था, वो भी तो लेटर पे नहीं था ना। नहीं, सेटलमेंट क्या हुआ वो ना, क्या हम यहाँ नहीं लड़ेंगे तुम वहाँ नहीं लड़ना, यहाँ से वारिस पठान को जीतने दो। तो बात ही होती है सलीम भाई, वही तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेमोरेंडम नहीं बना ना। अभी तक पार्टी के जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या बोला कि मैंने महाविकास आघाड़ी को लेटर दिया है, ये सीटें हमको चाहिए। क्योंकि हमारा देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, समझेंगे तो दर्शकों को समझ में आएगा। हमारी एक ही मंशा है कि हम बीजेपी को किसी भी तरह हराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को हम हराएं। तो हम महाविकास आघाड़ी को बोलते हैं कि ठीक है, आओ हम आपके साथ आते हैं, आप हमारे साथ आओ, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, बीजेपी को अपन हराएंगे। अब उसमें जिस तरह से आप सीट के बंटवारे कर दो, तो हमारा ये प्रपोजल है, 7 में लो हराएंगे। अब हम प्रपोजल देते हैं, उसके ऊपर आप एक्ट नहीं करोगे तो फिर हम लड़ेंगे तो सही ना। हम तो संविधान ने अधिकार दिया है और लड़ने से डेमोक्रेसी मजबूत होती है। हमारी भी पार्टी है भाई, पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ना जरूरी है। फिर हम लड़ेंगे तो आप बोलेंगे बी टीम में डी टीम में, तो फिर मजा नहीं है ना। जो आपकी अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी है, क्या हम लड़ना ही नहीं चाहिए क्या? समाजवादी पार्टी, उनका यही आरोप है, जैसे आपने कहा कि भाई उनका यही है कि बीजेपी आपको भेजती है और बीजेपी मुस्लिम वोट काटने के लिए आप लोग को एमआईएम को यूज करी, इसलिए आपका नाम बी टीम रखा गया। तो अच्छा, अभी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, बहुत सी जगहों पे हम बीच में लड़े भी नहीं, तो अब क्या होगा? किसने किसको कहाँ भेजा? अरे तो ये क्या होता है पता है, ये लोग हारते हैं ना, तो हार का जो ठिकरा होता है ना, वो भी हम पे डाल देते हैं। 2019 का इलेक्शन तो एक अलग मोड पे लड़ा गया, एक जो है बीजेपी को हराने के हिसाब से लड़ा गया। वहाँ पर लोगों की आस्था चली,
लोग डेडिकेशन वोट दिए, वो नेता को देख के वोट नहीं दिया, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए वोट दी गई। देखिए, पार्टी को हराया तो सामने तो खड़ा था ना कैंडिडेट, उसको हराया जिस पार्टी का था, पार्टी के तो विकेट डाउन किए। यही हम चाहते हैं करना, हम चाहते हैं कि हम बीजेपी को हराएं। आप हमारे साथ आओ, साथ में मिल के इकट्ठा होकर लड़ेंगे, हराएंगे। वरना आप बोलोगे नहीं हम लड़ेंगे, आप मत लड़ो, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम तो लड़ेंगे तो सही, और पूरी तरह से लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और हम बीजेपी को हराएंगे। जहाँ जहाँ तुम नहीं हरा सकते थे बीजेपी को, वहाँ हमने हराया। अभी औरंगाबाद में इम्तियाज भाई ने हराया नहीं था क्या 2019 में? हराया था ना। हाँ, ये नहीं हरा सके तो उसको इम्तियाज भाई ने हरा दिया ना जाके। तो हम हराने की क्षमता रखते हैं, हमारा जीत के आते हैं लोग, बाउंस होकर दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। कॉर्पोरेटर लोग की बात कर लो, आपके गौंडी के कॉर्पोरेटर जो जीते थे या दूसरे कॉर्पोरेटर जीते हैं, फिर वो वहाँ पर भी बाद में वो शिफ्ट हो जाते हैं। क्या पार्टी की सदारत में कमजोरी है कि पार्टी में कुछ मजा नहीं है? सदारत की बात बताओ। अभी 3 दिन पहले हरियाणा के चुनाव में सुबह में 12:30 बजे एक भाजपा का नेता बीजेपी के स्टेज पे था, 2 बजे कांग्रेस के स्टेज पे चला गया, राहुल गांधी ने शाल पहना दिया। क्या बोलेंगे आप उससे? सदारत में कमजोरी? अरे होता है, कोई पार्टी से कोई बॉन्ड पे नहीं है, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक तो चले जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ, अभी इस एरिया के एमपी चले गए तो क्या हुआ? इतने बरसों से आपके खास, आप तो उनका इंटरव्यू भी लेते थे देवरा जी का, वो सब कुछ छोड़ के आइडियोलॉजी का सत्यानाश करके, पूरी आइडियोलॉजी मेंटालिटी सब छोड़ के चले गए वहाँ। क्या हो गया? तो ये आना जाना लगा रहेगा, एक आएगा एक जाएगा। मगर हम जहाँ खड़े थे, खड़े इंशाल्लाह ताला। कितनी सीट मांग रहे हो 2024 में आप लोग? ये मेरे को नहीं मालूम है, पार्टी मेरे को नहीं पता। नहीं, रियल बता रहा हूँ मैं तुमको, अंधेरे में कुछ भी बोल दूँ, 20 सीट 40 कुछ सीट तो बात हुई होगी ना। नहीं, मांगी है सीट ऐसा देख करके जहाँ हमको लगता है कि हमारी अच्छी खासी मेजोरिटी, हमारी अच्छी खासी पकड़ है, हम निकाल सकते हैं वहाँ से सीट, तो वही सीट मांगेंगे ना इनसे। कोई भी अनाप शनाप डुप्पल सीट तो कोई नहीं मांगेगा ना। गौंडी की सीट आप नहीं मांग रहे हो? भाई तो लिस्ट नहीं देखो, बाइकल्ला की लिस्ट आप नहीं मांग रहे हो? मुंबा देवी की नहीं मांग रहे हो? बाइकला तो मांगेंगे ना, क्यों नहीं मांगेंगे? मुंबा देवी क्यों नहीं मांगेंगे? जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, जहाँ हमको लगता है कि हमारी वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस पिछली बार हो चुका है, जहाँ पे हमको लगता है कि इस मर्तबा हमको थोड़ा सा पब्लिक और ज़्यादा मोहब्बत से नवाजेगी, निकालेंगे, तो वो सीट तो यानी कि ऐसा मांगेंगे ना। लोगों का ये कहना है कि भाई ऐसा डिमांड कर दो, बाद में लोगों के सामने जाओ कि भाई देखो हम तो मांगे थे, हमको दिए नहीं। यानी पहले से माइंड बनता है कि हमको इलेक्शन साथ में नहीं लड़ना है, नहीं, भले मुस्लिम वोट टूटे तो टूटे, मांगते ही नहीं। इतनी ज़्यादा सीट मांग ले ताकि नहीं देवे। अरे हमको लगता है ना कि मजलिस यहाँ पे स्ट्रांग है, हमको दो, हम साथ में आ जाओ, साथ में आ जाओ, यहाँ पर हमारे साथ लड़ो, हमारे को, हमारे कैंडिडेटों को सपोर्ट करो, जीतेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे? वो मांगना चाहिए। और फिर नहीं तो तुम बोलते कि ऐसे तुम क्यों खड़े हुए, तुम्हारे खड़े होने से हमारा हारा। अरे भाई, हमको तुम साथ में भी नहीं आएंगे, तुम हमको खड़े भी नहीं रहने को, हम क्या करें? बंद करके दरवाजा अपने घर में जाके सो जावे क्या? अरे पॉलिटिकल पार्टी है, सियासती पार्टी है, लड़ना हमारा ये फर्ज है। नहीं लड़ेंगे तो हमारे सारा कैडर भी घर पे जाके सो जाएगा। लड़ना जरूरी है हमारे कैडर के लिए। हमको यकीन मानो, इस बार देखो रिजल्ट इंशाल्लाह। बड़ी बात तो नहीं करते सलीम भाई, बड़े बोल से अल्लाह बचाए, लेकिन अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट। एक वारिस पठान पे ये है कि बहुत कम खर्चा करते हैं, मतलब खर्चा करने में हाथ तंग है। मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, मगर बहुत कम खर्चा करते हुए। अपने मदर भाषा में क्या बोलता हूँ, अपने कड़के को कंजूस मत समझो। मगर आप तो 40 करोड़ के घर पे रह रहे हो। अरे क्या कड़का भाई, अल्लाह हमको भी ऐसा बना दे भाई, 40 करोड़ के घर पे रखे। कड़के को कंजूस समझना, कंजूस मत तो मैंने नहीं बोला, आप ही बोल रहे हो। अल्फाज ये अपने होता है, मोहल्ले वाले पे बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वारिस पठान पे बहुत अच्छा आरोप है। मेरे को तो, मैं तो ग्राउंड से जुड़ा हूँ, सारे एमआईएम लोग मेरे को जानते, मतलब लीडर से लेकर सभी मेरे को आके शिकायत कर रहे, होता कुछ है, सेज ऑर्डर की सस्ता है, बाद में दूल्हा बन के वारिस पठान निकल जाता है, यानी पूरा क्रेडिट वारिस पठान सर करके निकल जाता है। कहाँ से मिलेगा? मेरे पब्लिक देती है तो मिलता नहीं। तो आपकी प्लानिंग ऐसी होती है पूरा करके, और एकदम सीधा वहाँ पर, जैसे अभी आपको मैं बता दूँ, इम्तियाज जलील का जो कारवा निकला था, आप बिंदास बीच में जाके इगतपुरी में उनसे बैठे और बात में एकदम साथों साथ हो लिया। हमारा टर्म ही वो था, वो बोले मैं औरंगाबाद से निकलूंगा, कुछ बीड़ से आएंगे, कुछ परभनी से आएंगे, ये सब आते जाएंगे, तुम कहाँ से ज्वाइन करेंगे? तो नासिक के पास से ज्वाइन करेंगे। तो मेरा पूरा कारवां नासिक के पास है, तो मैं वहाँ से ज्वाइन करूँगा। अभी सबके सब तो औरंगाबाद से नहीं आ सकते, तो यहाँ से ज्वाइन करके फिर हमारे लिए आगे से लोग और ज्वाइन हुए, भिवंडी से ज्वाइन हुए, मुमरा से ज्वाइन हुए, सब ज्वाइन हुए। और बिल्कुल मैं इम्तियाज भाई साथ में आके निकले, पूरा कारवां वहाँ से भिवंडी से झंडा लेके लहराते हुए। क्या हो गया तुम्हारा लाठीचार्ज क्यों हुई? नहीं, तो एक ना इत्तेफाक क्यों हुई? मैं तो लाइव कवर कर रहा था। ना इत्तेफाक नहीं हुई, हमको ये बोला गया है कि थाना के बियॉन्ड आने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, काफिला बहुत बढ़ गया।
ह्यूज हो गया, इतना पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इतनी पब्लिक रास्ते पे नहीं आ गई जितने लोग आ गए। अब इतने सारे लोगों को लेकर बम्बई में आना बोले तो सलीम भाई कुछ हो सकता है। किसके लिए आए थे वो हम लोग? प्यार मोहब्बत पीसफुल था हमारा काफिला। किसके लिए आए थे वो लोग? संविधान देने आए थे। हुजूर नहीं, मतलब- मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई उसके लिए हम प्रोटेस्ट ये जो करने आए क्राउड कि उसको जमा हुई अरेस्ट थी, करो। ये जो क्राउड जमा हुई थी, ये एमआईएम के लिए आए थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आए हुजूर थे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बेशक यही सुनना एमआईएम का चाहता आपने एक भी झंडा देखा क्या? हूं। जी, मैं भी जो गया था मेरे तो हुजूर वहाँ की ये शान में इनका जो इनका गुस्ताखी- स्टेटमेंट है ना इम्तियाज जलील का, अब देखो वो स्टेटमेंट है कि ये क्राउड देख रहे हो, इम्तियाज जलील ने लाया। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ पब्लिक वारिस पठान जो गया था हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की उसके प्रोटेस्ट के लिए गया था। मैं हुजूर की खातिर गया था। वारिस पठान तो आज भी बोल रहा है हुजूर की शान के लिए वारिस पठान को फांसी पे चढ़ना पड़ेगा तो भी वारिस पठान 2 बार नहीं सोचेगा, चढ़ जाएगा। अरे जिसके सदके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरी कायनात बना दी तो उसके लिए क्या सोचना दूसरी बार। उन्हीं का सदके का खा रहे फिर मेरे को लग जाएंगे। एक और एपिसोड याद आ रहा है, आसिफ जेजे, उनकी लड़की को कॉर्पोरेशन का टिकट मिल रहा था। वारिस भाई आप भी याद है ना? 2017 कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेशन टिकट का 17 में था। सब तय हो गया था, सब तय हो गया था कि उनको टिकट देना है। अचानक आप लोग ने उनकी टिकट काट के वकार हुसैन अंसारी को जहाँ तक टिकट दे मेरा दिया था। ख्याल है मेरे हिसाब से आसिफ जेजे का तो हैदराबाद के बरवा वगैरह से अच्छा ताल्लुकात थे, कांटेक्ट थे उसमें। तो इसीलिए मतलब आपने रेकमेंड नहीं किया वकार हुसैन मेरा अंसारी को? रिकमेंडेशन का सवाल एक को एक लड़की वो को तो डायरेक्ट बात करते थे। एक जवान लड़की को, एक पढ़ी लिखी लड़की को, एक एमआईएम मोमबत्ती आप जीत गए, आपको वो हम कराएंगे। अचानक आके एक सीट के लिए उस लड़की का दिल तोड़ दिया जाता है। आसिफ इतना नामचीन आदमी है, आसिफ जेजे करके जो नामचीन आदमी है वो नहीं, दोस्त है हमारे, हाँ, दोस्त है है। हमारे तो दोस्त। उनकी भी टिकट काट दी गई थी। नहीं, वो क्यों काटे ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उनका तो डायरेक्ट था भाई, डायरेक्ट अच्छा खासा बातचीत, वो डायरेक्ट बात करते थे। बीच में कॉर्पोरेटर में बात चली कि भाई सब पैसा मांग रहे, ये क्या सिस्टम है? आपको तो पता है किसके कॉर्पोरेटर? कांग्रेस ये के? कांग्रेस आपके एमआईएम के इलेक्शन के बाकी के पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? कौन मांग रहा है पैसा? आप मेरे को बताओ, आप सिर्फ एमआईएम वाले की बात करेंगे? मैं तो तुमसे एमआईएम का पूछूंगा ना सर। अगर मैं दूसरा पूछूंगा तो तुम बोलेंगे बीजेपी जाके पूछो। कॉर्पोरेटर जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, मांगेगा पैसा तो जेल जाएगा ना। अरे एक्सटॉर्शन में अंदर नहीं जाएगा क्या? आज किसी कॉर्पोरेटर को, किसी आम आदमी को, बिल्डर को फोन कर, बिल्डर बोलेगा ठीक है आ जा ले ले, पूरा एंटी एक्सटॉर्शन सेल बुला के रख देगा, क्या करेंगे? भाईगिरी का जमाना तो चला, अंदर सीधा। कैंडिडेट से जो कैंडिडेट 2-4 कैंडिडेट ने आरोप भी लगाए थे। कैंडिडेट किया? हाँ, क्या आरोप लगाए? कि हमसे फंड मांग रहे पार्टी फंड के लिए। झूठ। पार्टी तुमको खाली बोलेगी कि तुमको ये झंडे बैनर जो होते हैं ना हैदराबाद में बनता है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से झंडे, मेरी भी इलेक्शन कैंपेनिंग में मैं झंडे वहाँ से मंगाता पैसे भी वहीं देता। मैं वहाँ पैसा वो आदमी बिल देता है। यहाँ छापेंगे उससे बेहतर वहाँ जो छप के आता है ना पार्टी के पूरे प्रोटोकॉल के साथ। देखो हमारी पार्टी के आपको झंडे कहीं भी आप देखना, इंडिया में, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, बिहार, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, आपको एक ही तरह के दिखेंगे। तो वहाँ से वो पैसा देना है। बाकी पार्टी फंड को 5 रुपया कोई नहीं लेता। हम बोलते हैं भाई तू तेरे पे खर्चा कर, तेरे इलेक्शन में खर्चा कर, अच्छी रीति से इलेक्शन लड़, वो हम बोलते। बाकी पार्टी नहीं, ना पार्टी लेती है ना किसी, सवाल ही नहीं है, खोटा इल्जाम। 2024 में आखिरी सवाल करते हैं, 2024 का क्या है? एक सवाल और बाकी रह गया आपके बेटे के बारे में, अरबाज के बारे में कुछ बताइए। बेटा माशाल्लाह आपकी दुआओं से सलीम भाई बहुत अच्छा प्रैक्टिस, बहुत दूर रहता है प्रैक्टिस से, मेरी बहुत बार कोर्ट में मुलाकात की है। अरबाज पठान माशाल्लाह आज की तारीख में हाई कोर्ट के अंदर भी प्रैक्टिस कर रहा है और बहुत अच्छी रीत से कर रहा है, आर्ग्यू भी अच्छा कर रहा है। और एक बाप के लिए फ़ख्र होता है, मेरा कॉलर ऊपर होता है कि मेरा बेटा आज काला कोट पहन के, बैंड पहन के, गाउन मार के हाई कोर्ट में जा रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है। वो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मैजिस्ट्रेट, हर जगह। प्लस उसका क्या है, मैं सिर्फ क्रिमिनल प्रैक्टिस करता था, क्रिमिनल कोर्ट्स में। अरबाज पठान आज माशाल्लाह लॉ फर्म, क्रिमिनल कोर्ट, वे लीगल्स करके उसका फर्म है, WAY, वे लीगल्स। W मतलब वारिस, A मतलब अरबाज, Y मतलब यूसुफ, WA वे लीगल्स करके फर्म है उसका। और उसके पास अच्छे खासे जूनियर्स, एसोसिएट्स सब हैं उसके साथ में। और वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो या सिविल मैटर्स बोल दो, डिस्प्यूट्स बोल दो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बोल दो, सब कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। आपके 3 है ना, 3 बेटे बेटी थे, बेटी भी है, बेटी लॉ कर रही है फाइनल। तो दोनों में से सब में ज़्यादा चाहते किसको आप? ये 2 आंख है, लेफ्ट राइट दोनों बराबर है लेकिन बाप का इसीलिए हमेशा, तो तुम, इसीलिए ये ऐसे जवाबों के लिए तो तुम असद साहब के फेवरेट हो। तुमको बोलेंगे एक आंख मेरी अच्छी है, लेफ्ट आंख, राइट आंख मेरी खराब है। नहीं तो आपकी बेटी को ऐसे शिकायत, आंखें दोनों मेरी अच्छी है, मगर डॉटर जो होती है ना, क्या भाई अरबाज बिजी हो गया,
काम काज में, सुबह से कोर्ट में, शाम को ऑफिस में, रात को आता है तो मिलते हैं कभी नहीं। बेटी साथ में रहती है तो बेटी ज़रा क्लोज है हर बाप के, मेरा अकेले का नहीं बोल रहा हूँ, देखो, किसी अरबाज भी आप गुस्सा आ फादर जाएगा। का बोल देंगे। अच्छा, अरबाज वारिस पठान से एकदम अलग है, मैं भी उससे बहुत बार मिल चुका हूँ, बहुत अलग है, मतलब वो पॉलिटिक्स में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। वारिस पठान पैदा हुआ है छोटे से घर में, मोहल्ले के अंदर, अपने यार दोस्तों के बीच में, अलग स्टाइल में बड़ा हुआ है। बोलते हैं ना मोहल्ले का है, भंटाई लोग है, वो थोड़ा बांद्रा की पैदाइश है, तो थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन, और अलग ग्रुप ही अलग है उनका। वो लोग बोल बचन नहीं है, कोई ऐसा उनको एटीट्यूड भी कोई नहीं है बोल उसमें। बचन देने बोलेंगे तो वो कर। अच्छा, जो आपकी हम लोग इमेज, बोल बचन, जो आपकी इमेज है वारिस पठान की, हाँ एक अलग इमेज है, जैसा भी आरोप लगते हैं, तारीफ होती है, तो कभी अरबाज ने आपको, माशाल्लाह अब तो बड़ा हो गया है, तो कभी आपको गाइड किया नहीं, डैडी ऐसा मत करो, जैसे अभी मैंने कहा कि पैसे खर्चे करने में आप बहुत जो है वो करते तो कैसा बोलता है, वो बोलता है। अरबाज बोला क्या, अरे क्या कंजूसी डैडी? के ऊपर तो नहीं बोलता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बहुत बड़ा अमेरिका का बिलियनर, समझने वाली बात है, दर्शकों को भी मजा आएगा सुनेंगे तो। अमेरिका का बहुत बड़ा बिलियनर एक बार एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। खाना खाने के बाद जब वेटर ने उसको बिल दिया तो उसने उस पर $100 टिप दिया। $100 टिप दिया तो वेटर उसको बोला, सर आप $100 दे रहे हो और जब आपका बेटा आता है वो $1000 टिप दे के जाता है। तो बिलियनर ने बोला, सुन, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ एग्जैक्टली, और वो एक बिलियनर का बेटा, तो वो अरबाज को लगेगा मैं कंजूस। यही हमने किस मेहनत से, पसीने से पैसा कमाया है, रात दिन काम करके एक वक्त खाना पैसे खा के, ये तो मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। मेरा बाप कम, वो मेरा बाप क्योंकि वो गरीब मेरे- था, मेरा बाप गरीब था मेरा बेटा है। मगर तेरा बाप अमीर है, तेरा बाप नामचीन, तेरा बाप कंजूस नहीं है, कंजूस ये तो तुम्हारा कंजूस नहीं है, चलता है, थोड़ा तो है भाभी से कभी थोड़ा वाइफ है, से थोड़े की वाइफ से जरूरत है। कभी आपका ये पैसे के मामले में कुछ, अरे दिलाओ नहीं बच्चा? अरे बहुत बार होता है, हाँ, बहुत बार होता है। अब मैं बोलूँगा ये चीज़ इस दुकान में इतने की मिलती है, उस दुकान में इतनी क्यों आती, तो बोले ये खाना अगर अपन यहाँ खाएंगे तो इतने का है, फिर वहाँ क्यों खाते हैं? वाह, प्यार मोहब्बत भी। अच्छा, भाभी ने कभी ये वर्ड यूज किए, कंजूस, बहुत कंजूस, मजाक में, लेटर सेंस? हाँ करी, बहुत बार करी। क्या बोले? अरे बहुत कंजूस है तुम्हारा दोस्त, मेरे इम्तियाज भाई के ही सामने बोले इम्तियाज भाई कंजूसी करते, देखो मेरे को यहाँ से लेना था, नहीं था। इसका गवाह तो इम्तियाज मैं भी बोले हूँ। कंजूसी नहीं, समझदार है। इसी कम खर्चे की वजह से, इसी कंजूसी की वजह से आपके जो साथ के लोग थे वो आपको छोड़ के सब चले गए। अरे कोई नहीं छोड़ा है, बल्कि बढ़ गए। क्यों? शाकिर था कौन सा? आपका पीए? अरे वो तो ये अवसरवादी लोग आज वही बंदा, और वो जिसको जहाँ मिला, वही अरे जहाँ पूजा वहाँ, नहीं वो है ना, बहुत आपके उसमें लॉयल था। वो आज वही उसको, आपकी टीम को, अरे मेरे साथ जो लॉयल थे ना, यशवंत जो लॉयल यादव थे, ने- आज भी मेरे साथ है, ये इमरान है, ये यूसुफ है, जितने भी जो साथ में थे, और जो याद रखना, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। कहाँ पड़े नहीं, ये कहाँ, सब जगह है मेरे साथ, बिहार, यूपी, हर चलो जगह। अभी इलेक्शन कहाँ से लड़ रहे हो, जल्दी बताओ, जहाँ से पार्टी डिसाइड करेगी। तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हारा कैंपेनिंग में आना है, लेकिन रैपिड, हाँ हम तो करेंगे भाई, मगर कंजूसी नहीं करना भाई। स्टेज बना दिए, ग्रीन रूम बना दिए, सब बना दिए, खर्चा तो हमारा भी लगता है ना। बड़े बड़े तोप पड़े यहाँ पे तुम्हारे पास। जी, थोड़ा और तोपों से हम काम थोड़ा नहीं जेब करते में भाई। ऐसा मारो, देखो निकलेगा। बड़े बड़े, अरे हम तो क्या है जैसे यार। 2014 से लेकर 2024 तक आपने धड़ किया ऐसा। अरे बहुत है यहाँ पे, बड़े बड़े। वारिस पठान की जेब में आपको सिक्के मिलेंगे, वो तो डॉलर मिलेंगे। अब एसेट ज्यादा खरीदते हैं। बहुत है उन लोग के पास, अपने पास। तो स्ट्रेटेजी क्या है 2024 में? कितने 24 लोग की स्ट्रेटेजी है, इंशाल्लाह जहाँ से भी अभी पार्टी डिसाइड करेगी, अवाम के अगेंस्ट declare जाएंगे, आप लोग करेगी। अपोजिट खड़े रहेंगे? किसी के तो अपोजिट खड़े रहेंगे ना। अवाम का तो सेंटीमेंट है क्या कि एमबीए का सेंटीमेंट, आपने देखा, रिजल्ट देखा? वो उस टाइम मोदी को हराने का था, हाँ, वो सेंटीमेंट। इस वक्त क्यों महाराष्ट्र इस में तो वक्त अभी जो सामने खड़ा होगा, नहीं, इस जो वक्त तो- भी मुसलमान के लिए आवाज उठाया उसके साथ आवाम खड़े रहेगी, मुझे यकीन है। जो माइनॉरिटी के लड़ा उसके साथ आवाम खड़े तो आपको लगा रहेगी। जो अभी आवाम जो जब मुद्दा आया वक्फ बिल का और जो छोड़ के भाग गए संसद, उनके साथ मुझे यकीन है खड़े नहीं होगी। तो फिर लिख के देता हूँ, तो- आज हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हाँ, गुस्ताखी हो गई, सल्लल्लाहु अलैहि कौन आवाज उठा रहा है? कोई नहीं। आज भी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट गठबंधन के लिए क्यों जा रहे हो आप सारे लोग? क्यों एमएलए मांग रहे हो? के साथ गए और बोले उस पर केस करो, अरेस्ट करो। इनके मुंह में दही जमा हुआ है, तो क्या वोट देंगे इनको जो आपके लिए खड़ा ही नहीं हुआ? तो आप फिर आप एमबीए में आना क्यों चाह रहे हो? ताकि कल हमको ये नहीं बोले कि नहीं हमारे साथ क्यों नहीं है, तुम्हारी वजह से हमको साथ में लो ना। बीजेपी को हराने का है ना, तुम्हारी नीयत साफ है, हमको साथ में लो। चलो, क्यों नहीं लेते हमको साथ में? क्यों साथ आना में? नहीं चाहते हो? हाँ,
जाना तैयार है, लेटर दिया है। आप ऐसा चीज दे देते तो कि अरे वैसा नहीं है, करने वाले की नीयत होना चाहिए, बाद में इल्ज़ाम लगाने का नहीं, पहले स्ट्रेक स्टेप लो, चलो साथ में आओ लड़ेंगे। क्या बीजेपी को हराना, क्या इनकी मंशा नहीं है क्या हराने की? बोल दे नहीं है हमारी मंशा बीजेपी को हराने की, है ना, मगर आप जायज तो हमारी भी मंशा वही है, तो हम तो लड़ेंगे। अब ये बोले नहीं तुम मत लड़ो, अरे क्यों नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे हम? घर में जाके बैठे हुए, सो जावे घर के अंदर जाके आराम से, भाई नहीं लड़ रहे, इन लोग को लड़ने दो, यही मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे, यही मुसलमानों के हमदर्द रहनुमा सब, जबकि कुछ भी नहीं है। ओपन बोल रहा हूँ आपके इस पे, क्या किया है लोगों ने बताओ मुझे। हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, हम तो चलो इतना बड़ा प्रोटेस्ट निकाल दिया ऐतिहासिक, अभी भी नरसिंहानंद ने जो बोला उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए आवाज़ उठा रहे। एक भी मुझे मुसलमान दिखा दो इन लोग का सेक्युलर जो आवाज़ उठा रहा है, बताओ। सबको पता है एमपी में असद साहब पार्लियामेंट में बहुत अच्छा बोलते हैं, हर बिल के लिए आवाज़ उठाई जाती है, आप रैली निकालो, फिर भी वोट में आप पब्लिक क्यों नहीं देते? मिलेगा, वोट मिलेगा, कितने साल हो गए? कन्वर्ट होगा, वोट कन्वर्ट होगा। देखो आप इस वक्त देखो तो आप पब्लिक के समझ में आ गया है कि बहुत डरा दिया, एमआईएम को देंगे बीजेपी जीत जाएगी। अरे पब्लिक ने बोला चला एमआईएम को नहीं दिया, फिर भी बीजेपी जीती, अब एमआईएम को देंगे और एमआईएम बीजेपी को हराएगी। पब्लिक के दिमाग में बैठ गया। 400 से 240 तो ये पलटे में हुआ है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, आप जो बोल रहे हो ना ऐसा तो कैसा नहीं होगा तो, वैसा तो कैसा, मुस्लिम वोट की जो अहमियत, वारिस भाई, मुस्लिम वोट की जो अहमियत जो 2014 से कम हो गई थी, वो 2000 ये जो अभी इलेक्शन आया एमपी में, उससे पता चला कि उन्होंने वन साइड जो वोट दिया, तो 2014 जो 14 का होता वो सीधा 200। मुस्लिम वोट के बहुत मायने, हाँ, मुस्लिम वोट मायने रखता है। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में 48 सीटें थी, 48 महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, एक भी मुसलमान को दिया क्या इनने? क्यों नहीं दिया? जब तक मुसलमान का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होएगा आगे कैसा पड़ेगा मुसलमान? 18 एमएलसी थे, एक भी दिया क्या? अरे तुम मुसलमान का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, उनको सीट नहीं देंगे, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, उनका जब हक की बात आएगी आप मुंह में दही जमा के बढ़ आएंगे और फिर बोलोगे कि 90% मुसलमान हमको वोट दे, एक खाली वोट लेंगे क्या? एक इसमें आप एक और हम अगर दे सब बोल रहे हैं, एक बोलना भूल गए, तो बोले बीटी में क्या, एक बोलना भूल गए, वक्फ बोर्ड का बिल आएगा तो भाग जाएंगे। मैं तो बोला ना वक्फ बोर्ड का बिल आया, 9 के 9 भाग गए। अरे भाई सेना, उद्धव ठाकरे सेना, मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया, यहाँ से भी जीते, 82,000 वोट लिया। अब जब वक़्फ़ मतलब मुसलमानों के यतीमों की, मजलूमों की, हक की ज़मीनों की बात आ गई और वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ 2024, 9 के 9 सेना के एमपी गायब हो गए, उद्धव ठाकरे 9। चाय पीने गए, खाना खाने गए, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन नहीं थे ना। तो जब हक की बात आ गई, क्या रीज़न हो सकता है उनका गायब हटने का? अरे भाई उनको फिक्र है उनके वहाँ के वोट की, बोले ये तो कहाँ जाएंगे। इन्होंने मुसलमानों के वोटों को अपनी जागीर समझ लिया है कि मुसलमान कहाँ जाएगा, हमको ही देगा ना, इनका क्या है, हमको ही देगा। तो क्या मुसलमान अब नहीं देगा, अब मुसलमान समझदार हो गया, अब मुसलमान ये सब झांसे में नहीं आएगा, अब उसी के साथ जाएगा जिसको मुसलमान को लगेगा कि मेरे साथ खड़ा रहेगा, ये मेरे दुख दर्द में खड़ा रहेगा, मेरे हुजूर पे बात आ जाएगी तो जो मेरे साथ खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। ये वाली बात अब मुसलमान के दिल दिमाग में आ गई है, जिसका इफेक्ट होने लगा है, आपको भी मालूम पड़ रहा है। आप भी घूम रहे हो गली गलियों में लोगों के पास, हम भी जा रहे हैं लोगों में, हमको भी लोग फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या हो, और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट, चुनाव आएंगे जाएंगे। सलीम भाई तुम्हारी ऑफिस बरकरार रहेगी, चलो थैंक यू वारिस भाई, आपको बहुत से मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत मुबारक सलीम भाई को, ये फरहान को, सोहेल को, सबको जो इतने बरसों से सलीम भाई के साथ लगे, अच्छा कवर कर रहे हैं, और लोकसभा में भी अच्छा कवर किया तुम लोगों ने, मुझे यकीन है ये पॉडकास्ट भी अच्छा कवर हुआ है, और आगे भी सलीम भाई के साथ अच्छा कवर करेंगे। सुनो ना वारिस भाई, अपनी आवाज़ के काट नहीं दिया फरहान अगर आवाज़ काट लिया बेटा, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस भाई। तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट था वारिस भाई का, वारिस पठान जी को बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने सब चीज़ क्लियर की, घर की बात बताई, अपनी फैमिली की बात बताई। ऐसे ही हमारा पॉडकास्ट चलते रहेगा। अगर दूसरे नेताओं को भी हम बुलाएंगे, अगर किसी नेता को बुलाना हो तो उसके सवाल अगर आपके पास हो तो आप हमें भेज दीजिए, जब वो यहाँ पर आएंगे उनके लिए हम बहुत जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम शेख, गली न्यूज़।